अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के समय की सोच, थॉट, पहले के समय की सोच से कैसे अलग है, तो मैं कहूंगा, आज लोग यह समझने लगे हैं कि सोच खुद में एक ताकत है, ब्रह्मांड की एक बड़ी शक्ति, और आखिरकार सबसे बड़ी शक्ति जो बाकी सारी शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है। ये विचार कि सोच एक शक्ति है, अब कई देशों और हर वर्ग में फैल रहे हैं। लेकिन अभी ये विचार पक्के रूप में नहीं है, बस हवा में है, यानी धुंधले और अधूरे हैं, जिससे इनके पूरे फायदे चाहे व्यक्ति के लिए हों या समाज के लिए नहीं मिल रहे। हम लोग ऐसे हैं जैसे कोई नया पेंटिंग सीखने वाला आदमी बिना बेसिक सीखे ही सीधी सुंदर पेंटिंग बनाना चाहता है। फिर जब वह देखता है कि कोई कलाकार आसानी से वही कर रहा है, तो उसे लगता है कि शायद कलाकार को भगवान ने कोई खास टैलेंट दिया है, जबकि असली वजह है कि कलाकार के पास सही ज्ञान और अभ्यास है और हमारे पास नहीं। ये बात सही है कि सोच बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए हमें इसके काम करने के नियम पता होने चाहिए। सोच कोई धुंधली, बिना नियम वाली चीज नहीं है। यह भी गणित के नियमों जितनी सख्त और पक्की है, लेकिन साथ ही इंसान को पूरी आजादी देती है कि वह इसे कैसे इस्तेमाल करे। अब इस किताब का मकसद यह है कि मैं आपको बताऊं कि आप इस हवा में तैरते विचार को कैसे ठोस, भरोसेमंद और काम की चीज बना सकते हैं। मैं यह दावा नहीं कर रहा कि मैं पूरी तरह रहस्य को खोल दूंगा, क्योंकि हम जितना भी जान लें, आगे भी कई रहस्य रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको सही औजार और सही दिशा दिखा दूं, तो आप कई ऐसे ताले खोल पाएंगे जो पहले बंद थे। हम सब जीवन में सीखने वाले हैं, और असली खुशी यही है कि हमेशा आगे बढ़ने के नए मौके मिलते रहें। मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी यह महसूस न करूं कि मैं पूरा सीख चुका हूं, क्योंकि उस दिन मेरी प्रगति रुक जाएगी। इसीलिए जो बातें मैं कह रहा हूं उन्हें बस ऐसे लें जैसे एक लड़का स्कूल में दूसरे लड़के से अपनी बातें शेयर कर रहा हो। ज्यादा उम्मीद न रखें, लेकिन जो सीखें उसे अपनाएं। अब सवाल है कि शुरुआत कहां से करें। दार्शनिक डेकार्ट ने अपनी किताब की शुरुआत इन शब्दों से की थी, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, कोगिटो अर्गो सुम। हम भी यहीं से शुरू करें। दो चीजों पर हमें कभी शक नहीं हो सकता। एक, हमारा खुद का अस्तित्व। दो, हमारे आसपास की दुनिया का अस्तित्व। लेकिन सवाल है, हमारे अंदर वो क्या है जो इन दोनों बातों को जानता है, जो उम्मीदें करता है, डरता है, योजनाएं बनाता है। ये तो हमारे मांस और हड्डियां नहीं है। उदाहरण, अगर किसी का पैर काट दिया जाए तो भी वह सोच सकता है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो विचार लेती है, आइडिया बनाती है, फैसले करती है और उन्हें पूरा करती है, और वह हमारा भौतिक शरीर नहीं है। यही असली मैं है, और इसी मैं को बेहतर बनाना जरूरी है। लेखक कह रहा है कि जैसे यह सच है कि हम इंसान सोच सकते हैं, वैसे ही यह भी सच है कि हमारे आसपास की प्रकृति की ताकतें, जैसे भाप, बिजली, गुरुत्वाकर्षण और रासायनिक आकर्षण, खुद से नहीं सोचती। ये हमेशा तय किए हुए नियमों के हिसाब से काम करती हैं, और हम इन नियमों को बदल नहीं सकते। यानी शुरुआत में ही हमें दो अलग अलग तरह की गति दिखती है। एक है विचार की गति, जो चेतना और इच्छा शक्ति पर आधारित है, और दूसरी है ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गति, जो गणित के तय क्रम से चलती है। इसमें सोचने का गुण नहीं है। इसी वजह से फ्रीमेसनरी नाम की एक शिक्षा प्रणाली में दो प्रतीकात्मक स्तंभ, पिलर्स, बनाए जाते हैं। पहले का नाम है जाचिन, जिसका मतलब है एक, और यह नियम व गणित का प्रतीक है। दूसरे का नाम है बोआज, जिसका मतलब है आवाज, और यह व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और आजादी का प्रतीक है। ये नाम बाइबल में सुलेमान के मंदिर के दो स्तंभों से लिए गए हैं, जो मंदिर के दरवाजे के सामने थे। उनका अर्थ यह है कि सत्य के मंदिर में प्रवेश करने के लिए इन दोनों बातों, नियम और व्यक्तिगत इच्छा, के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। यही दो स्तंभ पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं, और असली प्रगति तभी होगी जब हम इन दोनों को बराबर महत्व देंगे। इसके बाद लेखक कहता है कि चलो हम पहले प्रकृति की दुनिया से कुछ पक्के उदाहरण देखें, जहां हमें नियम और परिस्थितियां दोनों पता हों। इससे हमें समझ आएगा कि यही नियम अनजानी परिस्थितियों में कैसे काम कर सकते हैं। अगर हमें न नियम पता हो और न परिस्थितियां, तो हालत ऐसी होगी
जैसे कोई गणितज्ञ ऐसा सवाल हल करने बैठे जिसके दोनों तरफ बस अज्ञात चिन्ह हो। बिल्कुल असंभव। लेकिन अच्छा है कि असल में ऐसा नहीं है। नियम तो हर जगह एक ही है। फर्क सिर्फ उन परिस्थितियों का है जिनमें वह काम करता है। अब लेखक एक उदाहरण देता है। एक पीढ़ी पहले तक वैज्ञानिक मानते थे कि पदार्थ का विश्लेषण एनालिसिस 70 मुख्य रासायनिक तत्वों तक ही हो सकता है और इन्हीं के अलग अलग मेल से सारी चीजें बनती हैं। लेकिन यह नहीं पता था कि ये अलग अलग तत्व खुद कैसे बने। उस समय हर तत्व को एक अलग मूल रचना माना जाता था। मगर अब विज्ञान ने साबित कर दिया है कि हर तरह का परमाणु एटम एक ही मूल पदार्थ से बना है जो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है और जिसे ईथर कहते हैं। इस ईथर के कुछ कणों पर धनात्मक पॉजिटिव बिजली का चार्ज होता है और कुछ पर ऋणात्मक नेगेटिव बिजली का। एक परमाणु तब बनता है जब ऋणात्मक कण एक धनात्मक केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। किसी परमाणु का प्रकार, जैसे वह लोहा होगा या हाइड्रोजन, इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें ऋणात्मक निगेटिव कण कितने हैं और वे कितनी तेजी से घूम रहे हैं। इस तरह हम फिर प्लेटो के पुराने विचार पर लौट आते हैं। ब्रह्मांड की असली रचना संख्या, कितने कण हैं, और गति, वे कितनी तेजी से चल रहे हैं, पर टिकी है। पैराग्राफ का मतलब। लेखक कह रहा है, अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के समय की सोच थॉट पहले के समय की सोच से कैसे अलग है, तो मैं कहूँगा, आज लोग यह समझने लगे हैं कि सोच खुद में एक ताकत है, ब्रह्मांड की एक बड़ी शक्ति और आखिरकार सबसे बड़ी शक्ति जो बाकी सारी शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है। ये विचार कि सोच एक शक्ति है अब कई देशों और हर वर्ग में फैल रहे हैं। लेकिन अभी ये विचार पक्के रूप में नहीं है, बस हवा में हैं, यानी धुंधले और अधूरे हैं, जिससे इनके पूरे फायदे चाहे व्यक्ति के लिए हो या समाज के लिए नहीं मिल रहे। हम लोग ऐसे हैं जैसे कोई नया पेंटिंग सीखने वाला आदमी बिना बेसिक सीखे ही सीधी सुंदर पेंटिंग बनाना चाहता है। फिर जब वह देखता है कि कोई कलाकार आसानी से वही कर रहा है, तो उसे लगता है कि शायद कलाकार को भगवान ने कोई खास टैलेंट दिया है, जबकि असली वजह है कि कलाकार के पास सही ज्ञान और अभ्यास है और हमारे पास नहीं। ये बात सही है कि सोच बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए हमें इसके काम करने के नियम पता होने चाहिए। सोच कोई धुंधली बिना नियम वाली चीज नहीं है। यह भी गणित के नियमों जितनी सख्त और पक्की है, लेकिन साथ ही इंसान को पूरी आजादी देती है कि वह इसे कैसे इस्तेमाल करे। अब इस किताब का मकसद यह है कि मैं आपको बताऊं कि आप इस हवा में तैरते विचार को कैसे ठोस, भरोसेमंद और काम की चीज बना सकते हैं। मैं यह दावा नहीं कर रहा कि मैं पूरी तरह रहस्य को खोल दूंगा, क्योंकि हम जितना भी जान लें, आगे भी कई रहस्य रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको सही औजार और सही दिशा दिखा दूं, तो आप कई ऐसे ताले खोल पाएंगे जो पहले बंद थे। हम सब जीवन में सीखने वाले हैं, और असली खुशी यही है कि हमेशा आगे बढ़ने के नए मौके मिलते रहें। मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी यह महसूस न करूं कि मैं पूरा सीख चुका हूं, क्योंकि उस दिन मेरी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए जो बातें मैं कह रहा हूं, उन्हें बस ऐसे लें जैसे एक लड़का स्कूल में दूसरे लड़के से अपनी बातें शेयर कर रहा हो। ज्यादा उम्मीद न रखें, लेकिन जो सीखें उसे अपनाएं। अब सवाल है कि शुरुआत कहाँ से करें। दार्शनिक डेस्कार्ट्स ने अपनी किताब की शुरुआत इन शब्दों से की थी, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं, कोजिटो अर्गो सम। हम भी यहीं से शुरू करें। दो चीजों पर हमें कभी शक नहीं हो सकता। एक, हमारा खुद का अस्तित्व। दो, हमारे आसपास की दुनिया का अस्तित्व। लेकिन सवाल है, हमारे अंदर वो क्या है जो इन दोनों बातों को जानता है, जो उम्मीदें करता है, डरता है, योजनाएं बनाता है। यह तो हमारे मांस और हड्डियां नहीं हैं। उदाहरण, अगर किसी का पैर काट दिया जाए तो भी वह सोच सकता है।
इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो विचार लेती है, आइडिया बनाती है, फैसले करती है और उन्हें पूरा करती है, और वह हमारा भौतिक शरीर नहीं है। यही असली मैं है और इसी मैं को बेहतर बनाना जरूरी है। लेखक कह रहा है कि जैसे यह सच है कि हम इंसान सोच सकते हैं, वैसे ही यह भी सच है कि हमारे आसपास की प्रकृति की ताकतें, जैसे भाप, बिजली, गुरुत्वाकर्षण और रासायनिक आकर्षण, खुद से नहीं सोचती। ये हमेशा तय किए हुए नियमों के हिसाब से काम करती हैं और हम इन नियमों को बदल नहीं सकते। यानी शुरुआत में ही हमें दो अलग अलग तरह की गति दिखती है। एक है विचार की गति जो चेतना और इच्छा शक्ति पर आधारित है, और दूसरी है ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गति जो गणित के तय क्रम से चलती है, इसमें सोचने का गुण नहीं है। इसी वजह से फ्रीमेसनरी नाम की एक शिक्षा प्रणाली में दो प्रतीकात्मक स्तंभ पिलर्स बनाए जाते हैं। पहले का नाम है जचिन, जिसका मतलब है एक, और यह नियम व गणित का प्रतीक है। दूसरे का नाम है बोज, जिसका मतलब है आवाज, और यह व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और आजादी का प्रतीक है। ये नाम बाइबल में सुलेमान के मंदिर के दो स्तंभों से लिए गए हैं जो मंदिर के दरवाजे के सामने थे। उनका अर्थ यह है कि सत्य के मंदिर में प्रवेश करने के लिए इन दोनों बातों, नियम और व्यक्तिगत इच्छा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। यही दो स्तंभ पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं, और असली प्रगति तभी होगी जब हम इन दोनों को बराबर महत्व देंगे। इसके बाद लेखक कहता है कि चलो हम पहले प्रकृति की दुनिया से कुछ पक्के उदाहरण देखें, जहां हमें नियम और परिस्थितियां दोनों पता हों। इससे हमें समझ आएगा कि यही नियम अनजानी परिस्थितियों में कैसे काम कर सकते हैं। अगर हमें न नियम पता हो और न परिस्थितियां, तो हालत ऐसी होगी जैसे कोई गणितज्ञ ऐसा सवाल हल करने बैठे जिसके दोनों तरफ बस अज्ञात चिन्ह हो, बिल्कुल असंभव। लेकिन अच्छा है कि असल में ऐसा नहीं है। नियम तो हर जगह एक ही है, फर्क सिर्फ उन परिस्थितियों का है जिनमें वह काम करता है। अब लेखक एक उदाहरण देता है। एक पीढ़ी पहले तक वैज्ञानिक मानते थे कि पदार्थ का विश्लेषण, एनालिसिस 70 मुख्य रासायनिक तत्वों तक ही हो सकता है, और इन्हीं के अलग अलग मेल से सारी चीजें बनती हैं। लेकिन यह नहीं पता था कि ये अलग अलग तत्व खुद कैसे बने। उस समय हर तत्व को एक अलग मूल रचना माना जाता था। मगर अब विज्ञान ने साबित कर दिया है कि हर तरह का परमाणु, एटम, एक ही मूल पदार्थ से बना है जो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है, और जिसे ईथर कहते हैं। इस ईथर के कुछ कणों पर धनात्मक, पॉजिटिव बिजली का चार्ज होता है और कुछ पर ऋणात्मक, नेगेटिव बिजली का। एक परमाणु तब बनता है जब ऋणात्मक कण एक धनात्मक केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। किसी परमाणु का प्रकार, जैसे वह लोहा होगा या हाइड्रोजन, इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें ऋणात्मक, नेगेटिव कण कितने हैं और वे कितनी तेजी से घूम रहे हैं। इस तरह हम फिर प्लेटो के पुराने विचार पर लौट आते हैं। ब्रह्मांड की असली रचना संख्या, कितने कण हैं और गति, वे कितनी तेजी से चल रहे हैं, पर टिकी है। लेखक कहता है कि ईथर के ये जो सूक्ष्म कण हैं, उनका आकार इतना छोटा है कि हम उसे केवल गणितीय कल्पना में ही समझ सकते हैं। असल में हमारी आंखों या साधारण सोच से इसे पकड़ना मुश्किल है। विज्ञानी सर ऑलिवर लॉज ने बर्मिंघम में एक व्याख्यान में इसका एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे एक रासायनिक परमाणु, एटम, का आकार एक पानी की बूंद के मुकाबले वैसा है जैसा एक क्रिकेट बॉल का आकार पूरी धरती के मुकाबले होता है। लेकिन उसी परमाणु का आकार उसके अंदर के एक कण, पार्टिकल, के मुकाबले उतना बड़ा है जितना बर्मिंघम का टाउन हॉल एक पिन की नोक के मुकाबले है। यानी समझिए, परमाणु पानी की बूंद के सामने बहुत बहुत छोटा है, और उसके अंदर का कण तो उससे भी कई गुना छोटा है। एक और तुलना भी दी जाती है।
इन कणों के आकार की तुलना में वे अपने परमाणु के केंद्र के चारों ओर जितनी दूरी पर घूमते हैं वह दूरी उतनी है जितनी धरती से सूरज की दूरी होती है। यानी उनके बीच खाली जगह स्पेस भी बहुत विशाल होती है। लेखक कहता है, इतने अकल्पनीय छोटे आकार की कल्पना करना मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं क्योंकि यह मेरी कल्पना से भी बाहर है। अब आधुनिक विज्ञान हमें यह दिखाता है कि चाहे निर्जीव वस्तु हो या हमारे शरीर का पदार्थ, सब कुछ एक ही मूल ईथर पदार्थ से बना है जो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है और हर जगह एक जैसा है। इस मूल ईथर में कोई भी विशेषता नहीं है जिससे एक हिस्से को दूसरे से अलग पहचाना जा सके। लेकिन विज्ञान की यह खोज खास इसलिए है क्योंकि इसी एक जैसे ईथर से कुछ ऐसे कण बनते हैं जिनमें धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव ऊर्जा होती है और इन्हीं कणों से परमाणु बनते हैं। अब असली सवाल यह उठता है, अगर शुरुआत में यह ईथर हर जगह एक जैसा था तो फिर यह अलग अलग धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा वाले कण कैसे बनने लगे? आखिर इस अलगाव डिफरेंशिएशन की शुरुआत किसने की? लेखक कहता है, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की बात की थी जो हमें यह बताती है कि एक समान होमोजीनियस ईथर से ही सारा पदार्थ बना है। लेकिन यह थ्योरी यह नहीं बताती कि इस ईथर में पहली बार गति मोशन कैसे शुरू हुई। शायद इससे जुड़ी हुई एक दूसरी वैज्ञानिक थ्योरी इस सवाल में मदद कर सकती है। अब हम ईथर में कंपन या तरंगें, वाइब्रेशंस और वेव्स इन ईथर के विषय पर आते हैं। विज्ञान की भाषा में तरंग की लंबाई वेवलेंथ का मतलब है एक तरंग की चोटी क्रेस्ट से अगली तरंग की चोटी तक की दूरी। आधुनिक विज्ञान ने ईथर में तरंगों की एक लंबी श्रृंखला रेंज को पहचाना है। सबसे छोटी तरंगें जो अब तक मापी गई हैं, उनकी लंबाई 0.1 माइक्रोन यानी लगभग 1/2,54,000 इंच है। इन्हें प्रोफेसर शूमैन ने 1893 में मापा था। और सबसे बड़ी तरंगें कई मील लंबी होती हैं, जैसे वायरलेस टेलीग्राफी में इस्तेमाल होने वाली तरंगें। उदाहरण के लिए क्लिफडेन, गॉलवे, आयरलैंड और ग्लेस बे, नोवा स्कोटिया, कनाडा के बीच जो तरंगें इस्तेमाल होती हैं, उनकी लंबाई करीब 4 मील होती है। बहुत बहुत छोटी तरंगें, जिन्हें अल्ट्रावायलेट या एक्टिनिक वेव्स कहा जाता है, फोटोग्राफी में मुख्य भूमिका निभाती हैं। और जो बहुत बहुत लंबी तरंगें होती हैं, जैसे वायरलेस टेलीग्राफी में, वे इतनी ताकत लेकर चल सकती हैं कि अटलांटिक महासागर पार करके दूसरी तरफ के उपकरणों apparatus को प्रभावित कर दें। इससे हमें यह समझ आता है कि अंतरिक्ष का ईथर ऐसा माध्यम है जिसके जरिए कंपन वाइब्रेशंस के द्वारा ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है। अब सवाल यह है कि ये कंपन या तरंगें वाइब्रेशंस वेव्स शुरू कैसे होती हैं? विज्ञानी हर्ट्स ने 1888 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की। उनके नाम पर ही आज इन्हें हर्ट्सियन वेव्स कहा जाता है। हर्ट्स की मृत्यु 1894 में हो गई, लेकिन उनके बाद लॉर्ड मार्कोनी और अन्य वैज्ञानिकों ने इस खोज को आगे बढ़ाया और इसके व्यावहारिक उपयोग विकसित किए, जैसे वायरलेस टेलीग्राफी। लेकिन असली श्रेय हर्ट्स को जाता है क्योंकि उन्होंने यह तरीका खोजा कि इन तरंगों को कैसे बनाया जाए। उन्होंने पाया कि अचानक और स्पष्ट शार्प विद्युत निर्वहन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से ये तरंगें पैदा की जा सकती हैं। इसका सिद्धांत ऐसे समझिए जैसे आप शांत पानी में अचानक एक पत्थर फेंक दें। पत्थर के टकराते ही पानी में चारों ओर लहरें रिपल्स फैल जाती हैं। उसी तरह जब आप ईथर में विद्युत का एक तेज झटका इलेक्ट्रिकल इंपल्स देते हैं तो वहां से चारों दिशाओं में तरंगें फैलती हैं। यही एक चुनौती भी है वायरलेस टेलीग्राफी में। क्योंकि तरंगें हर दिशा में फैलती हैं,
तो अगर कोई भी रिसीवर उसी कंपन की तरंग लंबाई ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी पर सेट हो तो वह संदेश पकड़ सकता है, चाहे वह इच्छित दिशा में हो या न हो। अब लेखक कहता है, हमें यहाँ यह सोचने में दिलचस्पी है कि शायद विचार की तरंगें थॉट वेव्स भी इसी तरह काम करती हों। इसके बाद वह ध्वनि साउंड से तरंगे पैदा होने का उदाहरण देता है, एडोफोन नामक एक उपकरण से। यह उपकरण मिसेस वॉट्स ह्यूग्स ने बनाया था। लेखक ने खुद उन्हें प्रयोग करते देखा था। प्रयोग में एक पतली झिल्ली डायाफ्राम पर सूखी रेत फैलाई जाती थी और पास में संगीत बजाया जाता था। संगीत की ध्वनि से झिल्ली कंपन करने लगती थी और रेत मानो संगीत की लय में नाचने लगती थी। जब संगीत रुक जाता तो रेत किसी न किसी निश्चित आकार में जम जाती, कभी पेड़ जैसा, कभी फूल जैसा या कोई ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल आकृति, लेकिन कभी भी बेतरतीब रैंडम ढेर नहीं बनता। लेखक मजाकिया अंदाज में कहता है, शायद यही उन पुराने किस्सों की जड़ है जहां कहा जाता था कि ओर्फियस, एक पौराणिक ग्रीक संगीतकार के वीणा लायर की ध्वनि से चीजें बन जाती थीं, या पुराने जमाने के पवित्र नृत्य सेक्रेट डांसेस होते थे। अब कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं कि ध्वनि तो वायुमंडल एटमॉस्फियर में हवा के जरिए चलती है, न कि ईथर में। तो फिर यह ईथर की तरंगे कैसे बनाएगी? लेखक इसका जवाब देता है, क्या आप यह पक्का कह सकते हैं कि ध्वनि ईथर में तरंगे पैदा नहीं कर सकती? वह इसका ताज़ा वैज्ञानिक प्रमाण भी देता है, ट्रांसअटलांटिक टेलीफोनिंग का 20 अक्टूबर 1915 को न्यूयॉर्क में बोला गया शब्द पेरिस में तुरंत सुना गया। अगर यह ध्वनि केवल हवा के जरिए जाती तो इसे वहां पहुंचने में बहुत समय लगता, क्योंकि हवा में ध्वनि की गति लगभग 750 मील प्रति घंटा है। लेकिन ईथर में तरंगों एथेरिक इम्पल्सेस की गति प्रकाश के बराबर होती है, लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड। तो यह घटना दिखाती है कि ध्वनि ईथर में भी तरंगें वाइब्रेशंस शुरू कर सकती है और इस तरह बहुत दूर तक ऊर्जा या सूचना पहुंचा सकती है। इस तरह लेखक यह आधार बनाता है कि जैसे बिजली या ध्वनि ईथर में तरंगे पैदा कर सकती हैं, वैसे ही विचार भी ईथर में कंपन पैदा कर सकते हैं और ये कंपन बहुत दूर तक असर डाल सकते हैं। अब हो सकता है कि आप अभी यह सब पढ़कर आयरिश आदमी की तरह कह दें कि यह तो बिल्कुल नाली के पानी जितना सूखा है, यानी बोरिंग है। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा कि इसका हमारे अपने जीवन से काफी गहरा रिश्ता है। फिलहाल लेखक चाहता है कि हम कुछ उदाहरणों से यह बात समझ लें कि नियम लॉ कितनी गणितीय सटीकता से काम करता है। इन उदाहरणों की अहमियत इस बात में है कि वे यह साबित करते हैं कि हम इस नियम पर भरोसा करके आगे की नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यह नियम जानी पहचानी परिस्थितियों में कैसे काम करता है, और क्योंकि यह कभी बदलता नहीं, हम यह तर्क से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नियम नई काल्पनिक परिस्थितियों में क्या करेगा। इसी तरीके से कई बड़ी खोजें हुई हैं। उदाहरण के तौर पर रूसी रसायनज्ञ मेंडेलीफ ने 3 ऐसे रासायनिक तत्वों के अस्तित्व का दावा किया था जो उस समय तक खोजे नहीं गए थे। आज हम उन्हें स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। उस समय तत्वों की तालिका पीरियोडिक टेबल में एक क्रमबद्ध पैटर्न था, लेकिन उसमें कुछ जगहें खाली थीं। मेंडेलीफ ने यह पुरानी कहावत याद की, नेचर नोवेयर लीव्स अ गैप टू जंप ओवर, यानी प्रकृति कभी भी बीच में खाली जगह छोड़कर छलांग नहीं लगाती। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ये तत्व नहीं मिले हैं तो मिलने चाहिए, और उन्होंने गणना करके बताया कि इन तत्वों का परमाणु भार, रासायनिक गुण वगैरह कैसे होंगे। कई साल बाद जब ये तत्व खोजे गए तो वे बिल्कुल उसी विवरण से मेल खाते थे जो मेंडेलीफ ने पहले से दिया था। उन्होंने यह भविष्यवाणी अंदाजे से नहीं, बल्कि नियम की जानकारी के आधार पर की थी।
इसी तरह रेडियम की खोज प्रोफेसर और मैडम क्यूरी ने की थी और हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की, लेकिन उससे 25 साल पहले गणितज्ञ क्लार्क मैक्सवेल ने उन तरंगों के बारे में सारी गणनाएं कर दी थीं। हर्ट्ज ने उन्हीं गणनाओं के आधार पर प्रयोग किए और तरंगों को खोज निकाला। एक और उदाहरण, हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून की खोज खगोलशास्त्री गाले ने की थी, लेकिन यह खोज गणितज्ञ लेवरियर की गणनाओं के आधार पर हुई थी। खगोलविदों ने देखा कि कुछ ग्रहों की गति में छोटे छोटे बदलाव आ रहे थे जिन्हें गणितीय रूप से समझाया नहीं जा सकता था, जब तक यह न मान लिया जाए कि कोई और ज्यादा दूर स्थित ग्रह मौजूद है। उन्होंने गणित पर भरोसा किया और अंत में वह काल्पनिक ग्रह सच में मिल गया। लेखक कहता है, ऐसे और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन फ्रेंच कहावत के मुताबिक फायदा क्या। मेरा मानना है कि ये उदाहरण काफी हैं आपको यह समझाने के लिए कि नियम का अटल क्रम, इनवेरिएबल सीक्वेंस ऑफ लॉ, ऐसा भरोसेमंद आधार है जिसके काम करने के तरीके को जानी पहचानी परिस्थितियों में समझकर हम उन परिस्थितियों के बारे में भी कुछ रोशनी पा सकते हैं जो अभी हमारे लिए अज्ञात हैं। लेखक अब विषय को बदलकर इंसान की ओर आता है और कहता है, चलो अब हम अपनी प्रकृति के उस पहलू पर नजर डालें जिसे आम तौर पर मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक पक्ष, साइकिक साइड, कहा जाता है। कवि वॉल्ट व्हिटमैन ने सही कहा था कि हम सिर्फ अपने सिर पर टोपी और पैरों के जूते के बीच की जगह में ही सीमित नहीं हैं, मतलब हमारी चेतना, कॉन्शसनेस और क्रिया करने की शक्तियां केवल हमारे भौतिक शरीर तक सीमित नहीं हैं। इस तरह की खोज का महत्व यह है कि अगर हमारे पास भौतिक शरीर से बाहर भी कुछ क्षमताएं हैं, तो वे भी हमारी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं और हमें अपनी दुनिया के साथ रिश्ते का आकलन करते समय उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। लेखक एक रोचक वैज्ञानिक प्रयोग का उदाहरण देता है। फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक दे रोचास ने कुछ ऐसे प्रयोग किए जो दिखाते हैं कि कुछ खास चुंबकीय, मैग्नेटिक परिस्थितियों में स्पर्श, टच का एहसास शरीर से थोड़ी दूरी पर भी हो सकता है। उन्होंने पाया कि इन परिस्थितियों में अगर किसी व्यक्ति की त्वचा में सुई चुभाई जाए तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन अगर सुई त्वचा से लगभग 1.5 इंच 1.5 इंच दूर चुभाई जाए हवा में, तो व्यक्ति को चुभन महसूस होती है। फिर अगर उसी बिंदु से लगभग 3 इंच और दूर चुभाया जाए तो फिर से चुभन महसूस होती है। लेकिन इन दोनों दूरी के बीच 1.5 इंच और 4.5 इंच के बीच चुभन महसूस नहीं होती। ऐसे अंतराल बार बार आते हैं, एक दूरी पर महसूस होता है, फिर कुछ दूरी पर नहीं, फिर उससे और 3 इंच दूर फिर से महसूस होता है, और यह क्रम चलता रहता है। इससे लगता है कि व्यक्ति अपने चारों ओर एहसास के घेरे, जोन्स ऑफ सेंसेशन, से घिरा है। पहला घेरा शरीर से लगभग 1.5 इंच दूर है, फिर हर अगले घेरे के बीच लगभग 3 इंच का अंतर है। अलग अलग लोगों में इन घेरों की संख्या बदलती है, लेकिन कुछ मामलों में 6 या 7 घेरे पाए गए, यानी कुल मिलाकर यह संवेदनशीलता का दायरा शरीर से लगभग 20 इंच से भी ज्यादा बाहर तक फैला हो सकता है। लेखक कहता है, इस संवेदनशीलता के घेरों, जोन्स ऑफ सेंसेशन, को समझाने के लिए हमें फिर से तरंगों, वेव्स, की बात करनी होगी, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। हमारे शरीर में 2 ऐसे केंद्र हैं जो अपने आप लयबद्ध, रिदमिक तरीके से चलते रहते हैं। एक दिल, हार्ट, 2 फेफड़े, लंग्स। ये दोनों अपने अपने कंपन, वाइब्रेशंस, ईथर में, यानी हमारे ईथरिक आवरण में भेजते रहते हैं। फेफड़ों से निकलने वाली तरंगें दिल से निकलने वाली तरंगों से 3 गुना लंबी होती हैं, लेकिन दिल से निकलने वाली तरंगें फेफड़ों की तरंगों से 3 गुना तेज होती हैं। इसका मतलब अगर ये दोनों तरंगें एक साथ शुरू हों
तो तेज छोटी तरंगों की हर तीसरी चोटी क्रेस्ट धीमी लंबी तरंगों की एक चोटी से बिल्कुल मिल जाएगी। बीच में आने वाली छोटी तरंगों की चोटियां लंबी तरंगों की गहराई डिप्रेशन से मिलेंगी। अब जब एक तरंग की चोटी दूसरी तरंग की चोटी से मिलती है तो दोनों मिलकर उस बिंदु पर एक बड़ी तरंग बना देती हैं, जिसकी ऊंचाई एम्पलीट्यूड दोनों से ज्यादा होती है। लेखक कहता है, अगर आप समुद्र किनारे लहरों को देखें तो पाएंगे कि कभी कभी दो लहरें मिलकर एक बड़ी लहर बना देती हैं। यह उसी का उदाहरण है। तो जब दिल की तेज ईथरिक तरंगें फेफड़ों की धीमी तरंगों से मिलती हैं तो कुछ बिंदुओं पर ये दोनों मिलकर बड़ी तरंग बनाती हैं और यही बिंदु संवेदनशीलता के घेरे जोन्स ऑफ सेंसेशन बनाते हैं। अगर आप दो तरंगदार रेखाएं वेव लाइन्स एक ही दिशा में चलते हुए बनाए और उन्हें ऐसे अनुपात में बनाएं कि हर बड़ी तरंग की चोटी छोटी तरंग की हर तीसरी चोटी से मिले तो आप देखेंगे कि यह पैटर्न बार बार दोहराता है। साथ ही बड़ी तरंग की गहराई छोटी तरंग की ऊंचाई को रद्द न्यूट्रलाइज कर देती है। अब चूंकि यह दोहरी तरंग प्रणाली शरीर के अंदर से शुरू होती है तो शरीर की सतह बिल्कुल ऐसे बिंदु पर आती है जहां दोनों तरंगें एक दूसरे को रद्द कर देती हैं। इसलिए शरीर की सतह पर यानी स्किन पर संवेदनशीलता कम होती है और पहला घेरा उससे थोड़ी दूरी पर बनता है। इसके बाद अगले घेरों की दूरी पहले घेरे की दूरी से दोगुनी होती है, क्योंकि शरीर की सतह बड़ी तरंग को बीच में काट देती है और बाहर केवल आधी तरंग ही आती है। यह पूरी व्याख्या दे रोचास ने दी थी और यह फिर से यह साबित करती है कि प्रकृति में हर चीज एक गणितीय क्रम मैथमेटिकल सीक्वेंस का पालन करती है। सामान्य स्थिति में यह दोहरी तरंग प्रणाली पूरे शरीर में फैली रहती है और इसलिए शरीर के सभी हिस्से स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं। लेखक अंत में कहता है, हम दे रोचास के प्रयोगों और अन्य सबूतों के आधार पर मान सकते हैं कि ईथरिक कंपन एथेरिक वाइब्रेशंस वास्तव में मानव व्यक्तित्व से निकलते हैं। और अगले अध्याय में वह कुछ ऐसे उदाहरण देगा जो यह दिखाएंगे कि हमारी आध्यात्मिक व्यक्तित्व साइकिक पर्सनालिटी इन प्रयोगों से भी कहीं आगे तक फैली हुई है। असल में हमारे पास कुछ ऐसी क्षमताएं फैकल्टीज हैं जो हम रोजमर्रा में अपने शरीर के जरिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वे फिर भी हमारी असली पहचान का हिस्सा हैं। चैप्टर 2 लेखक कहता है, पिछले अध्याय में मैंने आपको ईथरिक कंपन एथेरिक वाइब्रेशन के बारे में बताया था। यह ब्रह्मांड की प्राकृतिक शक्तियों में से एक है। यही सारी भौतिक वस्तुओं का आधार है। यही ऊर्जा को बहुत दूर तक पहुंचाने का माध्यम है और यह इंसानों से लगातार निकलता भी रहता है। अब इस अध्याय में मैं खास तौर पर इसके इसी तीसरे पहलू पर ध्यान दूंगा, यानी जो ईथरिक कंपन हमारी अपनी व्यक्तित्व का हिस्सा है और जो हमें सीधे सीधे प्रभावित करता है। लेखक एक वास्तविक उदाहरण से शुरुआत करता है। कई साल पहले वह लेडी, नाम नहीं बताया, के घर दो खास मेहमानों के साथ लंच कर रहा था। एक थे एक जाने माने मानसिक चिकित्सक मेंटल हीलर, जिन्हें लेखक यहाँ मिस्टर वाई कह रहा है, और दूसरे थे लंदन के प्रसिद्ध डॉक्टर, जिन्हें वह DRW कह रहा है। बातों के दौरान मिस्टर वाई ने एक महिला का मामला बताया। उस महिला का घुटने के ऊपर से बायां पैर कई साल पहले काट दिया गया था, लेकिन फिर भी उसे अक्सर उस काटे गए घुटने, पिंडली और पैर में दर्द महसूस होता था। DRW ने कहा कि यह तो सामान्य बात है, यह तंत्रिकाओं नर्व्स की वजह से होता है जो मस्तिष्क को शरीर के अंगों से संदेश पहुंचाती हैं। जैसे अगर टेलीग्राफ की लाइन बीच में कहीं से टैप कर ली जाए तो संदेश फिर भी आगे भेजा जा सकता है, उसी तरह नसें मस्तिष्क को संकेत भेजती रहती हैं, भले ही असली अंग मौजूद न हो। मिस्टर वाई ने माना कि भौतिक फिजिकल स्तर पर यह बात सही है।
लेकिन फिर मिस्टर वाई ने कहा कि एक दिन उसने गलती से उस जगह हाथ रखा जहां महिला का बायां काटा गया पैर होना चाहिए था, और उसने सचमुच वहां कुछ महसूस किया, जैसे पैर मौजूद हो। तब उसके दिमाग में ख्याल आया, चूंकि वहां असली भौतिक पैर था ही नहीं, तो यह स्पर्श की अनुभूति शायद उसके अपने आध्यात्मिक ईथरिक शरीर साइकिक बॉडी के माध्यम से आ रही है। उसने महिला से कहा, आप कल्पना करें कि आप अपने कटे हुए पैर से अलग अलग तरह की हरकतें कर रही हैं। महिला ने जैसे जैसे कल्पना में हरकतें की, मिस्टर वाई को वे महसूस हुईं, और उसने हर हरकत सही सी बता दी, जिसे महिला ने स्वीकार किया कि वह बिल्कुल सही कह रहा था। इसके बाद मिस्टर वाई ने प्रयोग उल्टा कर दिया। उसने अपने हाथ से महिला के अदृश्य पैर इनविजिबल लेग को हिलाना शुरू किया। महिला ने हर हरकत महसूस की और उसे सही सी बताया। फिर मिस्टर वाई ने यह तय किया कि वह इस अदृश्य पैर का इलाज ऐसे करेगा जैसे वह असली हो। उसने महिला के दाएं पैर, जो सही सलामत था, को अपने दाएं हाथ से पकड़ा और बाएं पैर, जो कट चुका था, की जगह को अपने बाएं हाथ से पकड़ा, जैसे सर्किट जोड़ दिया हो। तुरंत महिला को आराम महसूस हुआ। कुछ और सत्रों के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। लेखक कहता है, इस तरह के भरोसेमंद और प्रमाणित मामलों से आध्यात्मिक शरीर साइकिक बॉडी के बारे में कई दिलचस्प सवाल उठते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम इसके जरिए भी संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस उदाहरण में और पिछले अध्याय के उदाहरणों में भौतिक शरीर असल में मौजूद था। अगर हम यहीं रुक जाएं, तो शायद यह सवाल उठ सकता है कि क्या भौतिक शरीर का मौजूद होना ईथरिक कंपन के असर के लिए जरूरी है। इसलिए लेखक अब ऐसे उदाहरणों की ओर बढ़ना चाहता है जहां भौतिक शरीर उस जगह मौजूद नहीं था, फिर भी अजीब घटनाएं हुईं। ऐसे बहुत से प्रमाणित मामले सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च और भरोसेमंद लेखकों की किताबों में दर्ज हैं। लेकिन लेखक सोचता है कि शायद पाठक को उसकी अपनी निजी जिंदगी के एक दो अनुभव सुनना ज्यादा रोचक लगेगा, भले वे दूसरे लोगों के दर्ज मामलों जितने नाटकीय न हों, फिर भी वे उसी दिशा में इशारा करते हैं। ठीक है, मैं इस हिस्से को भी पहले की तरह आसान कहानी जैसी भाषा में समझा देता हूँ। लेखक बताता है, उसका स्कॉटलैंड से पहला परिचय तब हुआ जब उसने एडिनबर्ग में लेक्चर्स की एक सीरीज दी थी, जिससे बाद में उसकी पहली किताब एडिनबर्ग लेक्चर्स ऑन मेंटल साइंस प्रकाशित हुई। अगले साल वह दोबारा एडिनबर्ग में लेक्चर्स देने गया। पिछली बार जिन दोस्तों के घर वह ठहरा था, वे अब कहीं और जा चुके थे। पिछली यात्रा में उसकी मुलाकात मिस्टर एस नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। इस बार मिस्टर एस ने उसे कहा कि वह उनके घर एक दो दिन के लिए रुक जाए, जब तक कि वह दूसरा ठहरने का इंतजाम कर ले। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि लेखक पूरा महीना उनके घर ही रहा। हालांकि उसने पहले कभी मिस्टर एस का घर देखा नहीं था, यह पिछली बार ठहरे स्थान से शहर के दूसरी तरफ था। लेखक मंगलवार को उनके घर पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा, मिस्टर एस और उनका परिवार उससे पूछने लगा, आप रविवार की रात 10 बजे क्या सोच रहे थे? लेखक को तुरंत याद नहीं आया, और उसने पहले यह भी पूछा कि वे यह सवाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम आपको कुछ अजीब बताना चाहते हैं, लेकिन पहले आप याद करें, क्या उस समय आप हमारे बारे में सोच रहे थे? फिर लेखक को याद आया, उस समय वह लंदन में अपने बिस्तर पर जाने से पहले रोज की तरह प्रार्थना कर रहा था। उसने प्रार्थना में यह भी कहा था कि अगर वह मिस्टर एस के घर सिर्फ एक दो दिन रुक सकता है, तो भगवान उसे बाकी समय के लिए सही ठहरने की जगह दिखा दें। मिस्टर एस और उनका बेटा, लगभग 20 साल का, तब एडिनबर्ग में अपने डाइनिंग रूम में आए थे, और उन्होंने वहां लेखक को देखा, जो मेंटल पीस फायरप्लेस के ऊपर की शेल्फ के सहारे खड़ा था।
ये दोनों गंभीर व्यावसायिक मानसिकता वाले स्कॉटिश लोग थे जो कल्पना की बातें करने वाले नहीं थे। और यह भी अजीब था कि दोनों ने एक साथ एक ही चीज देखी। इसलिए लेखक मानता है कि उन्होंने सच में वही देखा जो उन्होंने कहा। लेकिन उस समय लेखक लंदन में था और एडिनबर्ग में इस प्रकट होने के बारे में उसे खुद कुछ भी पता नहीं था, कोई चेतना नहीं थी। फिर भी यह तथ्य कि ठीक उसी समय उसकी सोच प्रार्थना में मिस्टर एस के घर पर केंद्रित थी, जिसे उसने उस समय तक कभी देखा भी नहीं था, यह सुझाव देता है कि शायद किसी तरह उसका विचार वहां उसके बाहरी व्यक्तित्व की छवि के रूप में दिखाई दे गया। लेखक कहता है, पिछले उदाहरण में तो मुझे एडिनबर्ग में अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति साइकिक विजिट का खुद कोई एहसास नहीं था। लेकिन अब मैं एक उल्टा उदाहरण बताऊंगा जिसमें मुझे खुद अनुभव हुआ, और यह मेरे पहले एडिनबर्ग दौरे से जुड़ा है। उस समय तक मैं कभी स्कॉटलैंड नहीं गया था और मुझे लगता भी नहीं था कि कभी जाऊंगा। मैं पूरी तरह जाग रहा था और लंदन के नॉरवुड इलाके में अपने स्टडी रूम में बैठकर लिख रहा था। अचानक मैं खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक पुराने एबी एब्बे यानी मठ के खंडहर थे, लेकिन उसका एक हिस्सा अब भी छत से ढका हुआ था और पूजा के लिए इस्तेमाल हो रहा था। मुझे यह जगह बहुत दिलचस्प लगी और मैंने कई चीजें गौर से देखीं। एक दीवार पर लगी पट्टिका टैबलेट पर लैटिन भाषा में लिखा हुआ एक शिलालेख इंस्क्रिप्शन भी मैंने नोट किया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य मार्गदर्शक इनविजिबल गाइड मुझे यह जगह दिखा रहा हो। उसने फिर एबी के सामने बनी एक लंबी सी नीची इमारत की ओर इशारा करके कहा, यह इस एबी के पादरी क्लर्जीमैन का घर है। इसके बाद वह मुझे उस घर के अंदर ले गया और कई पुराने प्राचीन शैली के कमरे दिखाए। फिर अचानक मैं फिर से होश में आया और खुद को नॉरवुड में अपनी लिखने की मेज पर बैठा पाया। लेकिन मुझे वहां देखी हुई जगह की पूरी तस्वीर साफ साफ याद थी, हालांकि यह नहीं पता था कि यह असल में कहाँ है या सच में कोई ऐसी जगह मौजूद भी है या नहीं। मुझे उस लैटिन शिलालेख का एक हिस्सा भी याद था जिसे मैंने तुरंत अपनी नोटबुक में लिख लिया, क्योंकि मेरी जिज्ञासा अब बढ़ चुकी थी। ठीक है, मैं इस हिस्से को भी पहले की तरह आसान और विस्तार से समझा देता हूँ। लेखक कहता है, उस समय जब उसने नॉरवुड में बैठे हुए एबी का विजन देखा था, उसे कोई कारण नहीं था यह मानने का कि वह कभी स्कॉटलैंड जाएगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे एडिनबर्ग में लेक्चर देने का निमंत्रण मिला। जहां वह एडिनबर्ग में ठहरा हुआ था, वहां एक और मेहमान भी थीं, कम्बरलैंड के काउंटी कोर्ट जज की पत्नी। लेखक ने उन्हें और अपनी मेजबान को वह लैटिन शिलालेख का हिस्सा दिखाया जो उसने अपने विजन के समय नोट किया था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद यह कहीं एडिनबर्ग में हो, लेकिन खोजने पर भी वैसा कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि यह शायद बस एक अजीब कल्पना थी और बात यहीं खत्म कर दी। जज की पत्नी लेखक से पहले एडिनबर्ग से चली गईं, लेकिन उन्होंने उसे वापसी में कार्लाइल के पास अपने घर कुछ दिन रुकने का न्योता दिया और लेखक वहां गया। एक दिन उन्होंने लेखक को लेनर कोस्ट एब्बे घुमाने ले गईं, जो उस इलाके का एक मशहूर ऐतिहासिक स्थान था। एबी के चारों ओर घूमते हुए लेखक ने देखा कि एक दीवार में बिल्कुल वही लैटिन शिलालेख था जिसे उसने अपने विजन में देखा था और बाद में नोटबुक में लिखा था। उसने तुरंत जज की पत्नी को बुलाया और कहा, देखो यह शिलालेख। उन्होंने तुरंत कहा, अरे यही तो वही है जिसके बारे में हम एडिनबर्ग में सोच रहे थे। पता चला कि यह शिलालेख एबी के संस्थापक की याद में था और यह 1100 के दशक का था। पूरा स्थान बिल्कुल वैसा ही था जैसा लेखक ने अपने विजन में देखा था, यहाँ तक कि वह लंबा सा नीचा पादरी का घर पार्सोनेज भी मौजूद था। जज की पत्नी ने कहा,
काश मैं तुम्हें अंदर भी दिखा पाती, लेकिन मेरी पादरी से कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, उसकी सास को मैं जानती हूँ, तो हमें यह छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी जब वे गाड़ी में बैठने ही वाले थे, गार्डन का गेट खुला और बाहर वही पादरी की सास आ गईं। उन्होंने जज की पत्नी से कहा, अरे मैं यहाँ मिलने आई हूँ और आपको चाय पीने के लिए अंदर आना ही होगा। इस तरह वे अंदर गए और उन्हें घर का दौरा करवाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेखक ने अपने विजन में देखा था। वहाँ कुछ हिस्से इतने पुराने थे कि उन्हें वह कमरा भी दिखाया गया जिसमें राजा एडवर्ड प्रथम, एडवर्ड द फर्स्ट, 1296 में स्कॉटलैंड के खिलाफ अभियान पर जाते समय ठहरे थे। उसी समय स्कॉटलैंड का राजचिन्ह स्कॉटिश रेगेलिया कब्जा किया गया था और मशहूर क्राउनिंग स्टोन, जिसे स्टोन ऑफ स्कॉन भी कहते हैं, इंग्लैंड ले जाया गया था और वेस्टमिंस्टर एबी में रखा गया, जहां वह आज तक है। लेखक कहता है, इस पत्थर का ब्रिटिश और अमेरिकी लोगों के इतिहास से गहरा रहस्यमय ऑक्कल्ट संबंध है, जो दोनों के लिए बेहद दिलचस्प है, लेकिन इस पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है, इसलिए वह यहाँ इस पर चर्चा नहीं करेगा। एब्बे वाला किस्सा फर्स्ट। इस अजीब अनुभव के बाद लेखक के मन में तो बस यह सवाल घूम रहा था कि आखिर यह जगह सच में मौजूद भी है या सिर्फ उसकी कल्पना थी। कुछ समय बीता और संयोग से वह स्कॉटलैंड गया। वहां उसे घूमते फिरते बिल्कुल वही जगह मिल गई जिसे उसने नॉरवुड में बैठे बैठे देखा था, वही पुराने एब्बे के खंडहर, वही हिस्सा जो अभी भी छत से ढका हुआ था और पूजा के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और वही लैटिन शिलालेख भी जिसे वह पहले देख चुका था और अपनी नोटबुक में लिख चुका था। और तो और एबी के सामने वही लंबा सा नीचा घर भी था जो वहां के पादरी का घर था, और अंदर भी वही पुराने ढंग के कमरे थे जो उसने अदृश्य मार्गदर्शक के साथ देखे थे। यानी यह कोई सपना नहीं था, वह सचमुच एक ऐसी जगह देख आया था जहां वह पहले कभी गया ही नहीं था और जो सैकड़ों मील दूर थी। इससे लेखक को पक्का विश्वास हो गया कि हमारी चेतना, कॉन्शसनेस और आध्यात्मिक शरीर, साइकिक बॉडी, भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाकर भी कहीं और यात्रा कर सकते हैं और चीजें देख सकते हैं, भले ही हमारा शरीर उसी समय कहीं और मौजूद हो। लेखक बता रहा है, यह घटना तब की है जब उनका परिवार नॉरवुड में नया शिफ्ट हुआ था। एक दिन वह डाइनिंग रूम में बैठे थे, लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वे हॉल में हैं। वहां उन्होंने देखा कि दो महिलाएं सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं। वे बिल्कुल असली लोगों जैसी दिख रही थीं, उतनी ही ठोस और स्पष्ट जितना कोई असली इंसान। पहली महिला थोड़ी मोटी थीं, चेहरे पर लालिमा फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन, उम्र करीब 45 से 50 साल, और पहने हुए था बैंगनी और सफेद पतली धारियों वाला सिल्क का ब्लाउज। दूसरी महिला बुजुर्ग और दुबली थीं, सफेद घुंघराले बाल, व्हाइट रिंगलेट्स, काले कपड़े और लेस की लेस मैंटल, सिर और कंधे ढकने का कपड़ा पहने थीं और पहली महिला के हाथ का सहारा ले रही थीं। दोनों सीढ़ियों के मोड़ से मुड़कर ऊपर चली गईं और नजर से ओझल हो गईं। अगले ही पल लेखक को एहसास हुआ कि वह तो डाइनिंग रूम में ही बैठे हैं। यानी यह दृश्य कोई वास्तविक घटना नहीं, बल्कि एक दृश्यभ्रम, विजन था। चूंकि यह घर नया लिया गया था, लेखक ने परिवार में किसी को नहीं बताया ताकि वे डर न जाएं। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने यह बात अपनी एक परिचित मिसेज एफ. को बताई, जो ऐसे मामलों का अनुभव रखती थीं। उन्होंने कहा, आपने किसी को देखा है जो या तो पहले इस घर में रहा हो या आगे रहने वाला हो। बात यहीं खत्म हो गई। लगभग एक महीने बाद लेखक की पत्नी ने बच्चों के लिए एक मिस बी नाम की गवर्नेस को चिट्ठी से बुला लिया। जब वह आई तो लेखक चौंक गया। वह तो वही मोटी महिला थीं जिन्हें उसने विजन में देखा था। और अगले दिन जब वे नाश्ते पर आईं तो उन्होंने वही बैंगनी सफेद धारियों वाला सिल्क ब्लाउज पहना हुआ था,
जिसे लेखक ने पहले ही अपने विजन में देखा था। अब लेखक को सिर्फ यह रहस्य परेशान कर रहा था कि वह दूसरी बुजुर्ग महिला कौन थी जिसे उसने पहली महिला के साथ देखा था। लेखक ने 6 महीने तक इंतजार किया ताकि दोनों के बीच इतनी जान पहचान हो जाए कि यह बात कहने से मिस बी को वह पागल न लगे। फिर भी उसने सीधे विजन का जिक्र नहीं किया, बल्कि पहले उनसे पूछा, क्या आप किसी ऐसी महिला को जानती हैं जो इस विवरण से मेल खाती हो? और उन्होंने बुजुर्ग महिला का पूरा हुलिया बता दिया। मिस बी का चेहरा हैरानी से भर गया और उन्होंने कहा, अरे मिस्टर ट्रोवर्ड, आपने मेरी माँ को कहाँ देखा? वो बीमार हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन आपने उनका बिल्कुल सही सी वर्णन कर दिया है। तब लेखक ने पूरा विजन बताया। मिस बी ने पूछा, आपको क्या लगता है यह कैसे हुआ? लेखक ने जवाब दिया, शायद वह मिस बी उस समय नौकरी ढूंढ रही थीं और हमारे घर का मन ही मन निरीक्षण करने आई हों, और स्वाभाविक रूप से उनकी माँ भी उनके कल्याण में रुचि रखते हुए साथ आ गई हों। लेखक आगे कहता है, आप पूछेंगे फिर इसका क्या हुआ? तो जवाब है, कुछ खास नहीं हुआ। वैसे ही जैसे एडिनबर्ग और लेनर कोस्ट एब्बे वाले मेरे विजन से भी कुछ व्यावहारिक नतीजा नहीं निकला। ऐसी घटनाएं शायद प्रकृति में सामान्य तथ्य हैं, कभी ये किसी महत्वपूर्ण भविष्य सूचना प्रेमोनिशन से जुड़ी होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं। ये हमारे अंदर की कुछ क्षमताओं का काम करना है, क्षमताएं जो हम सब में होती हैं, लेकिन जिनके बारे में हम अब तक बहुत कम जानते हैं। यह कहानी असल में एक प्रीकॉग्निशन बटा रिमोट विजन जैसा मामला है, जिसमें लेखक ने एक भविष्य के किरदार और उसके साथ आने वाली एक शख्सियत को पहले ही देख लिया। यह ध्यान देने योग्य है कि इन तीनों मामलों में से पहले मामले में मैं स्वयं ही देखा गया व्यक्ति था, हालांकि मुझे इस तथ्य का पता नहीं था। आखिरी मामले में मैं प्रत्यक्षदर्शी था, लेकिन जिन लोगों को मैंने देखा वे अपनी उपस्थिति से अनभिज्ञ थे, और दूसरे मामले में मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास था, एक ऐसे स्थान पर जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था और जहां मैं कुछ समय बाद गया था। इसलिए इनमें से 2 मामलों में जिन लोगों ने चैत्य दर्शन किया था उन्हें इस बात का एहसास नहीं था, जबकि तीसरे मामले में जो कुछ देखा गया था उसकी स्मृति बनी रही। लेकिन तीनों मामलों में एक बात समान है कि चैत्य दर्शन किसी सचेत इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं था, और यह भी कि यह चैत्य क्रिया भौतिक शरीर से बहुत दूर हुई थी। इन व्यक्तिगत अनुभवों से तथा अन्य लेखकों द्वारा दर्ज अनेक प्रमाणित मामलों से मैं यह निष्कर्ष निकालने के लिए इच्छुक हूं कि मानसिक क्रिया भौतिक शरीर से पूर्णतः स्वतंत्र है, तथा इस दृष्टिकोण के समर्थन में मैं एक और अनुभव का हवाला दूंगा। यह कहानी लगभग 1875 की है, जब मैं पंजाब में एक युवा सहायक आयुक्त था। मुझे अकलपुर नामक छोटे ऊपरी इलाके के स्टेशन पर भेजा गया था और वहां मैंने सहायक आयुक्त के बंगले पर कब्जा कर लिया। बंगले में पहुंचने की रात को मैंने और मेरी पत्नी ने एक कमरे में अपनी चारपाई हल्की भारतीय पलंग पास पास रखी और सोने चले गए। सोने से पहले मुझे आखिरी बात याद है कि मैंने अपनी पत्नी को बिस्तर पर बैठे हुए देखा, जो एक छोटी मेज पर रखी लैंप की रोशनी में किताब पढ़ रही थी। अचानक मैं एक गोली की आवाज से जाग गया और उठकर देखा तो कमरा अंधेरा था। मैंने तुरंत अपने बिस्तर के पास कुर्सी पर रखी मोमबत्ती जलाई और पाया कि मेरी पत्नी अभी भी किताब घुटनों पर रखे बैठी हुई थी, लेकिन लैंप बुझ गया था। मुझे यहाँ से ले चलो, दूसरे कमरे में ले चलो, वह चिल्लाई। क्या हुआ? मैंने पूछा। तुमने उसे नहीं देखा? उसने जवाब दिया। क्या देखा? मैंने पूछा। सवाल मत पूछो, उसने कहा। मुझे इस कमरे से तुरंत बाहर निकालो, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मैंने देखा कि वह बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने नौकरों को बुलाया और हमारी चारपाई घर के दूसरे हिस्से के कमरे में ले जाने को कहा।
फिर उसने मुझे बताया कि उसने क्या देखा था। उसने कहा, मैं किताब पढ़ रही थी जैसा तुमने देखा। तभी इधर-उधर देखते हुए मैंने अपने बिस्तर के पास एक अंग्रेज की आकृति खड़ी देखी, एक सुंदर दिखने वाला आदमी जिसकी बड़ी गोरी मूंछ थी और ग्रे सूट पहने हुए था। मैं इतनी हैरान थी कि बोल नहीं सकी और हम दोनों लगभग 1 मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर वह मेरे ऊपर झुका और फुसफुसाया, डरो मत, और उसके साथ गोली की आवाज हुई और सब कुछ अंधेरा हो गया। मेरी प्यारी, तुम किताब पढ़ते पढ़ते सो गई होगी और सपना देखा होगा, मैंने कहा। नहीं, मैं पूरी तरह जाग रही थी, उसने जोर देकर कहा। तुम सो रहे थे, लेकिन मैं पूरे समय जाग रही थी। लेकिन तुमने गोली की आवाज सुनी न? हाँ, मैंने जवाब दिया। उसी से मैं जागा, किसी ने बाहर गोली चलाई होगी। लेकिन लगभग आधी रात को हमारे बगीचे में कोई गोली क्यों चलाएगा? मेरी पत्नी ने आपत्ति की। यह निश्चित रूप से अजीब लग रहा था, लेकिन यही एकमात्र व्याख्या थी जो मुझे सूझी। इसलिए हमें अलग अलग राय रखनी पड़ी। वह मानती थी कि उसने भूत देखा था और गोली कमरे के अंदर चली थी, और मैं मानता था कि उसने सपना देखा था और गोली बाहर चली थी। अगली सुबह बंगले की मालकिन, एक बूढ़ी विधवा महिला श्रीमती लाचेयर, हमसे मिलने आई कि क्या वह हमारी मदद कर सकती हैं। धन्यवाद देने के बाद मेरी पत्नी ने कहा, मुझे लगता है कि आप मुझ पर हंसेंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बंगले में कुछ अजीब है। और फिर उसने जो देखा था उसे बता दिया। हंसने के बजाय बूढ़ी महिला सुनते सुनते और गंभीर होती गईं, और जब बात खत्म हुई तो उन्होंने पूछा कि वह आकृति ठीक कहाँ दिखाई दी थी। मेरी पत्नी ने उन्हें जगह दिखाई, और देखते ही श्रीमती लाचेयर चिल्लाईं, यह तो सबसे अद्भुत बात है जो मैंने कभी सुनी। 18 साल पहले मेरा बिस्तर ठीक उसी जगह था जहां कल रात तुम्हारा था, और मैं बीमार होकर उसमें लेटी हुई थी, जब मेरे पति, जिनका तुमने बिल्कुल सही वर्णन किया है, ठीक उसी जगह खड़े होकर खुद को गोली मार ली और मर गए। विधवा की इस बात ने मुझे यकीन दिला दिया कि मेरी पत्नी ने जो देखा था वह सच था, न कि सपना। और इस अनुभव ने मुझे ऐसी घटनाओं की प्रकृति के बारे में और जांच करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप सभी मामलों को सावधानी से हटाने के बाद जो किसी अन्य तरीके से समझाए जा सकते थे, मैंने खुद को मजबूर पाया कि मैं कई ऐसे उदाहरणों को स्वीकार करूं जो भूत कहलाते हैं, उन व्यक्तियों के शब्दों पर जिनकी सच्चाई और निर्णय क्षमता पर मैं किसी अन्य विषय पर संदेह नहीं करूंगा। अक्सर कहा जाता है कि आप कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलते जो खुद भूत देखा हो, बल्कि केवल उनसे जो किसी और के देखने की बात सुनाते हैं। यह मैं पूरी तरह से खंडन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई विश्वसनीय पुरुषों और महिलाओं से मिला हूँ, जिन्होंने मुझे खुद ऐसी आकृतियों को देखने की बात बताई है। अंत में मैं बता सकता हूं कि मैंने यह कहानी लगभग 20 साल बाद कर्नल फॉक्स को सुनाई, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को जानते थे जिसने आत्महत्या की थी, और उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम जानते हो कि उसने अपनी पत्नी से आखिरी शब्द क्या कहे थे? नहीं, मैंने जवाब दिया। वही शब्द जो उसने तुम्हारी पत्नी से कहे, कर्नल फॉक्स ने कहा। ठीक है, मैं इस हिस्से को भी पहले की तरह आसान और साफ भाषा में समझा देता हूँ। लेखक कहता है, यह वही घटना है जिसका जिक्र मैंने अपनी दूसरी किताब बाइबल मिस्ट्री एंड बाइबल मीनिंग में वो भूत जिसे मैंने नहीं देखा के नाम से किया है। मैं इसका कोई ठोस कारण या वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने की कोशिश नहीं कर रहा, बस जैसे हुआ वैसे तथ्य बता रहा हूँ। अब पढ़ने वाला चाहे तो अपनी राय बना ले। मैं इस कहानी को यहाँ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि इस मामले में तो यह बिल्कुल साफ था कि इस साइकिक घटना में भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि जिसे देखा गया था वह व्यक्ति लगभग 20 साल पहले मर चुका था।
और अगर हम इस बात को पहले बताए गए मामलों के साथ जोड़े, जहां साइकिक एक्शन शरीर से दूर होते हुए भी हुआ था, तो यह एक मजबूत संकेत देता है कि साइकिक पावर्स शरीर से स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकती हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वे शरीर के साथ मिलकर काम नहीं कर सकती, दोनों तरीके संभव हैं। अब सवाल उठता है, क्या जिस मृत व्यक्ति का प्रकट होना देखा गया, उसे खुद इस क्रिया का कोई एहसास था, या फिर यह बस किसी जगह के वातावरण एटमॉस्फेयर में छपी हुई एक फोटोग्राफ जैसी छवि थी जो सिर्फ कुछ खास लोगों को दिखाई देती है? वे लोग जो ऐसी एथेरिक वेवलेंथ्स को महसूस कर सकते हैं जो हमारी आंखों को दिखने वाले साधारण प्रकाश सोलर स्पेक्ट्रम के एक ऑक्टेव से बाहर होती हैं। इस कहानी से यह सवाल हल नहीं होता, क्योंकि एडिनबर्ग वाले मामले में और नॉरवुड में मिस बी और उनकी मां वाले मामले में किसी को भी इस दूसरी जगह पर मौजूद होने का कोई एहसास नहीं था। लेकिन लेनर कोस्ट एब्बे वाले मामले में और कुछ अन्य अनुभवों में मैं पूरी तरह जागरूक था कि मैं वह जगह देख रहा हूं। यानी सबूत दोनों तरह का है। तो मैं केवल इतना निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि साइकिक एक्शन के दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक जिसमें व्यक्ति, चाहे वह यह कार्य स्वेच्छा से करे या अनजाने में, खुद महसूस करता है कि वह कहीं और जा रहा है या कुछ देख रहा है। दूसरा जिसमें उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि देखने वाला ऑब्जर्वर कैसे पक्का जान सके कि कौन सा तरीका हो रहा है। यानी इन दोनों स्थितियों में फर्क करने का कोई निश्चित पैमाना मेरे पास नहीं है। लेखक कहता है, मेरे द्वारा बताए गए ये सारे अनुभव इस ओर इशारा करते हैं कि एथेरिक एक्शन यानी सूक्ष्म तरंगों की क्रिया का दायरा हमारी भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस की आम समझ से भी आगे तक फैला हुआ है। लेकिन भले ही ये घटनाएं अजीब लगें, इनका मूल सिद्धांत वही है जो विज्ञान पहले से जानता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत एथेरिक वाइब्रेशन को आधार बनाया। क्योंकि सारा ब्रह्मांड एक संपूर्ण इकाई है, इसलिए ब्रह्मांड के एक हिस्से के नियम दूसरे हिस्से के नियमों का खंडन कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हमें ऐसी अजीब घटनाओं का कारण समझना है, तो हमें प्रकृति के पहले से स्थापित नियमों को नकारना नहीं चाहिए। इसके बजाय देखना चाहिए कि क्या ये नियम अपने असर को और आगे तक फैला सकते हैं, यानी जो अभी तक ज्ञात है, क्या उसका दायरा और बड़ा हो सकता है। इसी वजह से मैं गणितीय दृष्टिकोण मैथमेटिकल साइड पर जोर देता हूं। मैंने पहले कई उदाहरण दिए हैं कि कैसे वैज्ञानिकों ने पहले से ज्ञात नियमों की क्रमबद्धता सीक्वेंस का पीछा करते हुए नए खोजों के गैप भरे, जिससे हमारा ज्ञान और आगे बढ़ सका। अगर ये गैप्स न भरते तो हमारा शोध रुक जाता या बहुत धीमा हो जाता। यही है जचिन का बोस की मदद करना, यानी स्थिर और अटल नियम लॉ हमारी प्रगति में बाधा नहीं डालते, बल्कि अगर हम उन्हें सही तरह से इस्तेमाल करें तो वे हमारे सबसे भरोसेमंद साथी बन सकते हैं। अब अगर हम विज्ञान में ईथर की अवधारणा देखें, यह एक सार्वभौमिक माध्यम है जो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है और हर पदार्थ के भीतर मौजूद है, तो यह हमें समझने में मदद करता है कि कई चीजें जो आमतौर पर अलौकिक सुपरनैचुरल कही जाती हैं, वे दरअसल इन्हीं ज्ञात नियमों के असर हैं, बस ऐसी परिस्थितियों कंडीशंस में हो रही हैं जो अभी हमारे लिए अनजानी हैं। इसलिए जब हम किसी अजीब घटना का सामना करें, तो अगर हमें मूल सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल्स की समझ है, तो हम जान पाएंगे कि स्पष्टीकरण किस दिशा में तलाशना है। अब इसे मौजूदा विषय पर लागू करें। चूंकि विज्ञान यह साबित कर चुका है कि सारा भौतिक पदार्थ दरअसल यूनिवर्सल ईथर के अलग अलग घनत्व डिग्रीज ऑफ कॉन्डेंसेशन से बना है, तो यह मानना तर्कसंगत है कि कुछ और घनत्व के स्तर भी हो सकते हैं,
जो ऐसे प्रकार के पदार्थ मोड्स ऑफ मैटर बनाते हैं जो हमारी आंखों या प्रयोगशाला के यंत्रों की पहुंच से बाहर हैं। और जैसे अलग अलग लंबाई वेवलेंथ्स की एथेरिक वेव्स भौतिक स्तर फिजिकल प्लेन पर अलग अलग असर डालती हैं, उसी तरह संभव है कि इन सूक्ष्मतर प्रकार के पदार्थों पर और भी अलग वेवलेंथ की तरंगे असर डालें। यहाँ हमें एक खास बात याद रखनी चाहिए, डार्क हीट समूह और हर्ट्सियन समूह के बीच में 5 ऑक्टेव्स की वेव्स आती हैं, जिनकी लंबाई वैज्ञानिकों ने गणना से तो निकाल ली है, लेकिन उनके असर का पता अब तक नहीं चला है। यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां ज्ञात नियम काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां अभी अज्ञात हैं। इसी तरह हम यह भी क्यों न माने कि हो सकता है कि अल्ट्रावायोलेट वेव्स, जो इस समय ज्ञात पैमाने की सबसे छोटी हैं, से भी छोटी वेव्स मौजूद हों, या फिर वे वेव्स भी हों जो हमारी सबसे बड़ी वेव्स से भी बड़ी हों, जैसे वे वेव्स जो अटलांटिक महासागर के पार संदेश वायरलेस टेलीग्राफी भेजती हैं। गणितीय रूप से इस पैमाने स्केल की लंबाई पर दोनों दिशाओं में कोई सीमा नहीं है, न सबसे छोटे पर न सबसे बड़े पर। इसलिए अगर हम विज्ञान के प्रमाणित तथ्यों पर टिके रहें तो हमें यह दिखता है कि प्रकृति के ज्ञात नियम यह इशारा करते हैं कि उनका असर ऐसे रूपों और ताकतों तक भी पहुंच सकता है जिनकी हम अभी कल्पना तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए कल्पना की उड़ान भरने के लिए हमें स्थापित विज्ञान की जमीन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वही हमें उड़ान भरने के लिए पक्का आधार देता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई गुब्बारा उड़ाने वाला एरोनॉट ठोस जमीन से ही उड़ान शुरू करता है। लेखक कहता है, अगर हम समझ लें कि ईथर एक असीम रूप से सूक्ष्म और महीन द्रव फ्लूइड है जो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि यह हर तरह के पदार्थ सब्सटेंस, चाहे वे दिखाई दें या न दिखाई दें, चाहे वे किसी भी दुनिया वर्ल्ड्स में हों, के बीच एक कड़ी कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। यानी हम इसे यूनिवर्सल मीडियम कह सकते हैं, ऐसा सार्वभौमिक माध्यम जो हर चीज को जोड़ता है। अब अगर हम कंटिन्यूटी ऑफ लॉ कानून की निरंतरता के विचार को आगे बढ़ाएं, तो हम यह भी मान सकते हैं कि इस यूनिवर्सल मीडियम में भी वैसे ही वेव्स तरंगों के सिलसिले बनते हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं जिन्हें हम विज्ञान में जानते हैं। बस फर्क इतना है कि ये वेव्स हमारे विज्ञान में ज्ञात वेव्स से अकल्पनीय रूप से छोटी या बड़ी हो सकती हैं। और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी खास बिंदु पॉइंट से उत्पन्न होने वाले इम्पल्स आवेग से बनती हैं, वैसे ही इस सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्र में फाइनर फोर्सेस के रीजन में यह इम्पल्स हमारे स्पिरिचुअल एंटिटी यानी हमारी आत्मिक सत्ता से आ सकता है। यह वही है जो हम असल में हैं, जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो हमारा सबसे गहरा सबसे असली स्वयं एसेंस है। दार्शनिक भाषा में इसे हमारे इंडिविजुअलिटी का नॉमिनन कहते हैं और आसान शब्द में यह है हमारा ईगो, लैटिन में आई माई सेल्फ यानी मैं स्वयं। अब स्पिरिचुअल इम्पल्स का विचार हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी समझ आता है। हम अक्सर कहते हैं वह आदमी बड़ा इम्पल्सिव है, मतलब वह अचानक आने वाले विचार पर तुरंत काम कर देता है बिना नतीजे सोचे। यानी हमारी आम बोलचाल में भी हम विचार थॉट को एक शुरुआती इम्पल्स मानते हैं, लेकिन हम इसे आमतौर पर अनियंत्रित विचार के मामले तक सीमित रखते हैं। तो सवाल है, अगर अनियंत्रित विचार भी किसी क्रिया का केंद्र बन सकता है, तो नियंत्रित रेगुलेटेड विचार क्यों नहीं कर सकता? इसलिए हम यह मान सकते हैं कि थॉट विचार ही वह प्रारंभिक इम्पल्स है जो यूनिवर्सल मीडियम में वेव्स की एक श्रृंखला ट्रेन ऑफ वेव्स शुरू कर देता है, चाहे वह विचार सोच समझकर हो या बिना सोचे समझे। और जब हमने यह मान लिया कि विचार में यह गतिशील शक्ति डायनामिक पावर है, तो हमें यह सीखना होगा कि हम जो इम्पल्सेस भेजते हैं वे
स्मार्ट इंटेलिजेंट हों, साफ साफ वेल डिफाइंड हों और किसी अच्छे उद्देश्य की ओर निर्देशित, डायरेक्टेड टू सम यूजफुल पर्पस हों। जैसे कोई वायरलेस स्टेशन का ऑपरेटर अपने यंत्र का इस्तेमाल करके यूं ही बेतरतीब तरंगे, जंबल्ड अप वेव्स, ईथर में नहीं भेजता, बल्कि वह उन्हें एक ठीक और समझ में आने वाले क्रम, डेफिनेट एंड इंटेलिजिबल ऑर्डर में नियंत्रित करता है। वैसे ही हमें भी अपने विचार तरंगों को संयमित और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। लेखक कहता है, अगर हम पहले बताए गए विचारों को आगे बढ़ाएं, तो हम यह कल्पना कर सकते हैं कि हमारा ईगो यानी मैं स्वयं जब कोई डिजायर, इच्छा करता है, तो वह यूनिवर्सल मीडियम, सार्वभौमिक माध्यम में वेव्स की एक श्रृंखला, ट्रेन ऑफ वेव्स शुरू कर देता है। ये वेव्स अपने गंतव्य, डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर उसी के अनुरूप रूप, कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म में रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। मतलब जैसा इम्पल्स भेजा गया था, वैसा ही असर वहां पर बनता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चारों तरफ फैल सकती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अगर हम पानी में पत्थर फेंकें तो लहरें हर तरफ जाती हैं, वैसे ही ये विचार तरंगे, थॉट वेव्स भी चारों ओर फैल सकती हैं। फिर भी ये तरंगे हर जगह असर नहीं डालेंगी। ये असर केवल वहीं होगा जहां कोरेस्पॉन्डेंस है, यानी जहां सामने वाला उस तरंग को रिसीव करने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस विचार को सिंटनी कहते हैं, जिसका मतलब है कि दो चीजें एक ही रेट ऑफ वाइब्रेशन पर ट्यून्ड हों। उदाहरण के लिए, अगर दो रेडियो सेट्स एक ही फ्रिक्वेंसी पर ट्यून्ड हैं, तो एक से भेजा गया सिग्नल दूसरे में सुना जा सकता है, लेकिन किसी और फ्रिक्वेंसी वाले रेडियो में नहीं। यानी शायद इसी वजह से हमें कभी कभी किसी व्यक्ति के प्रति अचानक आकर्षण, अट्रैक्शन या बिना कारण खींच, नापसंदगी, रिपल्शन महसूस होती है, क्योंकि हमारी और उनकी वाइब्रेशन रेट में एक खास तालमेल या असंगति होती है। इसी ट्यूनिंग की समझ हमें थॉट ट्रांसफरेंस, विचार संवहन, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन और ऐसे ही कई रहस्यमय घटनाओं की कुंजी दे सकती है, क्योंकि इनमें भी सेंडर और रिसीवर के बीच वाइब्रेशन का मेल होना जरूरी है। ठीक है, मैं इसे बिल्कुल पहले की तरह विस्तार से और आसान भाषा में समझाता हूं, बिना कोई बिंदु छोड़े। लेखक कहता है, अगर कोई पाठक, रीडर, इस पर शक करे कि थॉट, विचार सच में एथेरिक मीडियम में इम्पल्सेस, आवेग पैदा कर सकता है या नहीं, तो मैं उसे अपने दूसरे किताब एडिनबर्ग लेक्चर्स ऑन मेंटल साइंस के चैप्टर 14 का एक प्रयोग याद दिलाना चाहूंगा। उस प्रयोग में मैं और डॉक्टर बैरडक ने बायोमीटर नाम के एक उपकरण पर काम किया था। इस बायोमीटर में एक सुई, नीडल होती है, जो अलग अलग कोण, आर्क में घूम सकती है। मैंने पाया कि यह सुई मेरे मन के इरादे, मेंटल इंटेंशन के अनुसार घूमती थी। अगर मैंने इरादा किया कि कम ताकत, फोर्स डालूं, तो सुई कम घूमेंगी। अगर मैंने इरादा किया कि ज्यादा ताकत डालूं, तो सुई ज्यादा घूमेंगी। अब आप शायद कहेंगे, सुई का घूमना तो आपके शरीर से निकलने वाले मैग्नेटिज्म की मात्रा पर निर्भर करता होगा, और साथ ही दूसरे जाने पहचाने भौतिक कारणों पर, जैसे गर्मी, हीट, रोशनी, लाइट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आदि। लेखक कहता है, हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मतलब मेरे मैग्नेटिज्म की मात्रा में जो फर्क आया, वह मेरे मन के इरादे से आया, यानी मेरा विचार ही वह सेंटर ऑफ इंपल्शन, आवेग का केंद्र था, जिसने एथेरिक वेव्स पैदा की। तो अगर ऐसा साफ साफ प्रयोग भौतिक स्तर, प्योरली फिजिकल मैटर पर दिखा सकता है कि विचार से ऐसी वेव्स पैदा हो सकती हैं, तो हमें क्यों शक होना चाहिए कि इसी कानून, लॉ का असर उसी तरह उन सूक्ष्म पदार्थों, फाइनर मोड्स ऑफ सब्सटेंस पर और एथेरिक वाइब्रेशंस के बड़े रेंज पर भी हो सकता है। यह तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम के अनुसार एक सीधी और क्रमबद्ध, ऑर्डरली सीक्वेंस प्रगति है, और यही वह आधार है जिसकी हमें जरूरत है उन घटनाओं को समझाने के लिए
जिन्हें हम अभी ऑकल्ट फिनोमेना, गूढ़ घटनाएं कहते हैं, क्योंकि उनके लिए और कोई बेहतर नाम नहीं है। फिर लेखक एक और आम आपत्ति, ऑब्जेक्शन, का जवाब देता है, जो अक्सर संशयवादी लोग, स्केप्टिक्स, करते हैं। वे कहते हैं, अजीब बात है, ये जो भी भूत प्रेत एपरिशंस दिखते हैं, वो हमेशा अंधेरे में ही क्यों दिखते हैं? और फिर खुद ही जवाब देते हैं, क्योंकि अंधेरे में अंधविश्वासी लोग डर जाते हैं और दिमाग में तरह तरह की कल्पनाएं कर लेते हैं। फिर वे इस बात पर हंसते हैं जैसे उन्होंने पूरे विषय को खारिज कर दिया हो। लेकिन लेखक कहता है, मामला इतना आसान नहीं है। पहला, बहुत से पुख्ता और विश्वसनीय मामले, वेल टेस्टेड केसेस, हैं जिनमें ऐसे दृश्य एपरिशंस दिन के उजाले में भी देखे गए हैं। दूसरा, अगर हम यह मान लें कि ऐसे घटनाओं को एथेरिक एक्शन से समझा जा सकता है, तो वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि यह एथेरिक एक्शन रात में सूरज की रोशनी की तुलना में ज्यादा आसानी से उत्पन्न होता है। यानी यह मान लेना कि सब कुछ अंधविश्वास है एक अधूरा और गलत निष्कर्ष है, क्योंकि विज्ञान खुद संकेत देता है कि ऐसी घटनाओं के लिए अंधेरा एक अनुकूल माहौल, फेवरेबल कंडीशन, दे सकता है। लेखक कहता है, साल 1902 की शुरुआत में मार्कोनी, वायरलेस टेलीग्राफी के मशहूर आविष्कारक, ने अमेरिकन लाइनर फिलाडेल्फिया जहाज पर कुछ प्रयोग किए। इन प्रयोगों में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। रात में सिग्नल 1500 मील दूर तक भेजे जा सकते थे। दिन में वही सिग्नल केवल 700 मील तक ही पहुंच पाते थे। यानी रात में सिग्नल दोगुने से भी ज्यादा दूरी तय कर सकते थे, लेकिन दिन में उनकी पहुंच आधी से भी कम हो जाती थी। इसी तरह के नतीजे लेफ्टिनेंट सोलारी, इटालियन नेवी, को भी मिले। इटली के राजा ने उनके लिए 1902 में कार्लो अल्बर्टा जहाज उपलब्ध कराया ताकि वे वायरलेस टेलीग्राफी पर शोध कर सकें। उन्होंने कई बिंदुओं को अपने प्रयोगों के नतीजे के तौर पर पक्का माना, और उनमें से एक था सूरज की रोशनी, सनलाइट, का असर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ताकत को घटा देता है, और इसलिए दिन में किसी निश्चित परिणाम को पाने के लिए रात के मुकाबले ज्यादा शक्ति, फोर्स, लगानी पड़ती है। लेखक कहता है, अब यह बात हमें एक कारण देती है कि क्यों हम रात के समय ज्यादा अलौकिक, सुपरनैचुरल दिखने वाली घटनाएं देख सकते हैं, क्योंकि रात में उन्हें घटित करने के लिए कम शक्ति चाहिए होती है। लेकिन एक और बात, बहुत बड़ी चुंबकीय तरंगें, ग्रेट मैग्नेटिक वेव्स, जो बहुत लंबी दूरी तय करती हैं, रोशनी में अंधेरे की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करती हैं। इसके बाद लेखक एक दार्शनिक और आध्यात्मिक तुलना करता है। क्या यह हो सकता है कि यही बात हमें बाइबिल के उस कथन का एक वैज्ञानिक संकेत देती है, जिसमें कहा गया है कि प्रकाश, लाइट, की शक्ति अंधकार, डार्कनेस, की शक्तियों को खत्म कर देती है और उन्हें बेअसर बना देती है। और यह भी कि प्रकाश स्वयं सबसे महान शक्ति है, जो ब्रह्मांड की शक्तियों का सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग करती है। शायद यह वही सतत और अपरिवर्तनीय सार्वभौमिक सिद्धांत, कंटिन्यूटी ऑफ अनचेंजिंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, है, जो भौतिक दुनिया से लेकर आध्यात्मिक दुनिया के रहस्यमय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। चैप्टर 3। ठीक है, मैं इस पूरे हिस्से को क्रम से, आसान और साफ हिंदी में, बिना कोई बिंदु छोड़े समझा देता हूं। लेखक कहता है कि अब तक हमने पिछले अध्यायों में कुछ पक्के वैज्ञानिक तथ्य देखे हैं। एक, सारी ज्ञात वस्तु, मैटर, एक ही आदिम, सार्वभौमिक पदार्थ, यूनिवर्सल सब्सटेंस, से बनी है। 2, ईथर पूरे अनंत अंतरिक्ष में फैला हुआ है, और यह यूनिवर्सल मीडियम है, जिसके माध्यम से कंपन, वाइब्रेशंस, द्वारा शक्ति को दूर तक पहुंचाया जा सकता है। 3, ध्वनि, साउंड, द्वारा इन कंपन को शुरू किया जा सकता है। ये सब विज्ञान के अच्छे खासे स्थापित तथ्य हैं। इन्हें आधार बनाकर हम यह सोच सकते हैं कि जानी पहचानी प्रकृति की शक्तियां,
अनजाने हालात में कैसे काम कर सकती हैं। जीवन लाइफ की उत्पत्ति का सवाल। सबसे पहले यह सवाल आता है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई। दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को लेखक उद्धृत करता है। टाइंडल, आज तक कोई भी पक्का प्रयोगात्मक प्रमाण नहीं है कि जीवन बिना पहले से मौजूद जीवन के उत्पन्न हुआ हो। हक्सली, बायोजेनेसिस, लाइफ ओनली फ्रॉम लाइफ, आज पूरी तरह स्वीकार है, अर्थात ओमने विवम एक्स वीवो। सारा जीवन पहले से मौजूद जीवन से आता है। तर्क से भी यही सच लगता है, क्योंकि अगर जीवन बिना जीवन के आता तो सवाल यह रह जाता कि वह पहला जीवन कहाँ से आया। भौतिक स्तर पर आप माने कि जीवन किसी प्रोटोप्लाज्म, जीवित चिपचिपा पदार्थ से समुद्र की गहराई में शुरू हुआ, या किसी और तरीके से, फिर भी सवाल वही रहेगा कि वह जीवन वहां आया कैसे। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म भी एक पदार्थ है, और हर पदार्थ की तरह वह भी उसी यूनिवर्सल एथेरिक सब्सटेंस से आया होगा, जो बिना कंपन, वाइब्रेशन के कुछ नहीं कर सकती। तो असली सवाल है, वह पहला कंपन किसने शुरू किया जिसने ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए चाहे आप संगठित, जीवित पदार्थ के जीवन को देखें या निर्जीव पदार्थ की ऊर्जा को, दोनों को एक ऐसे ओरिजिनल पावर से आना ही होगा जिसका कोई पहले का कारण न हो। ऑल ओरिजिनेटिंग स्पिरिट, यही लिविंग पावर है जिसे लेखक ऑल ओरिजिनेटिंग स्पिरिट कहता है। यह कोई धर्मग्रंथ की गढ़ी हुई बात नहीं, बल्कि एक तार्किक और वैज्ञानिक अनिवार्यता है। इसके बिना किसी चीज की उत्पत्ति समझाई नहीं जा सकती। स्पिरिट शब्द लैटिन के स्पिरो से आया है, जिसका अर्थ है मैं सांस लेता हूं, यानी ब्रेथ, श्वास। जैसे कि बाइबिल जॉब 33:4 में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ गॉड हाथ मेड मी एंड द ब्रेथ ऑफ द ऑलमाइटी हाथ गिवन मी लाइफ, और साम 33:6 बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वर द हेवेंस मेड बाय द ब्रेथ ऑफ हिज माउथ। विस्तार और संकुचन के दो सिद्धांत। जेनेसिस उत्पत्ति में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वॉटर्स। हिब्रू में स्पिरिट ऑफ गॉड को रुआह इलोहिम कहते हैं, जिसका अर्थ है ब्रीदिंग ऑफ गॉड। हिब्रू अक्षरों के प्रतीक अर्थ के अनुसार रुआह का मूल एक्सपेंसिव मूवमेंट, फैलने की गति का विचार देता है। यह भौतिक अंधकार के विपरीत है, जिसका अर्थ है हार्डनिंग एंड कंप्रेसिंग, कठोर बनाना और संकुचित करना। यह विचार सभी प्राचीन धर्मों में मिलता है। फारस के ज़ेंडावेस्टा में ऑर्मस्ट लाइट और अहरिमान डार्कनेस। प्राचीन असीरियन कथा में सूर्यदेव और टियामैट अंधकार की देवी। यह प्रकाश बनाम अंधकार का विचार है, पर लेखक कहता है विपरीत होना हमेशा लड़ाई का मतलब नहीं होता। फैलाव एक्सपांशन और संकुचन कॉन्ट्रैक्शन दोनों जरूरी हैं, तभी रूप फॉर्म बनता है। कहानी में भी अंत में टियामैट और सूर्यदेव का विवाह हो जाता है, यानी वे सहयोगी बन जाते हैं। प्रकाश और अंधकार का असली अर्थ। यहाँ लेखक स्पष्ट करता है कि जब वह प्राइमीवल डार्कनेस, आदिम अंधकार की बात करता है, तो उसका मतलब यह नहीं कि पदार्थ, मैटर, खुद बुरा है। वह केवल कंपन रहित स्थिति है, और कंपन के बिना प्रकाश भी नहीं हो सकता। हमारी गलत धारणा ही पदार्थ को बुराई का साधन बना देती है। सच्चा विकास तभी है जब दिव्य आत्मा, डिवाइन स्पिरिट, हमारे मन के माध्यम से हमारी आत्मा और शरीर पर काम करे, और इसके लिए हमें उसे स्वेच्छा से स्वीकार करना होगा। अगर बाधा सिर्फ अज्ञानता है और सच्चाई की चाह है, तो समय आने पर प्रकाश अंधकार को हटा देगा। लेकिन अगर बाधा जानबूझकर दिव्य आत्मा का विरोध है, तो प्रकाश किसी पर जबरन थोपा नहीं जा सकता। इसीलिए यीशु ने कहा, जॉन 3:19-21, लोग अंधकार को पसंद करते हैं क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। जो सच्चाई करता है वह प्रकाश में आता है। विज्ञान से समानांतर। भौतिक विज्ञान में भी इसका समानांतर मिलता है, ओम्स लॉ, जो बताता है कि किसी विद्युत धारा को ले जाने में चालक, कंडक्टर
कितना प्रतिरोध रेजिस्टेंस देता है। इसी तरह प्राइमरी डार्कनेस, चाहे वह पदार्थ की हो या मन की, को ध्यान में रखना होगा अगर हमें मनुष्य में इन्वोल्यूशन, अंदर की ओर विकास, और एवोल्यूशन, बाहर की ओर विकास की संयुक्त प्रक्रिया समझनी है, जो व्यक्ति और जाति दोनों के असीमित विकास की ओर ले जाती है। निष्कर्ष, चाहे प्राचीन शिक्षा हो या आधुनिक विज्ञान, सारा जीवन और ऊर्जा एक प्राइमरी लाइफ एंड एनर्जी से आता है, जिसके बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यह है। हम इसकी शुरुआत की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कभी यह नहीं होता तो इसे शुरू करने के लिए कोई ताकत होती ही नहीं, और यह असंभव है। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि एक अनंत, सर्वोत्पन्न करने वाली जीवित आत्मा, एटर्नल ऑल ओरिजिनेटिंग लिविंग स्पिरिट का अस्तित्व है। एटर्नल, अनंत का मतलब। लेखक कहता है, जरा सोचो अनंत का क्या मतलब है। उदाहरण देता है, 2 गुना 2 4 कब से बनना शुरू हुआ? कभी नहीं, यह तो हमेशा से सच था और हमेशा सच रहेगा। यह समय या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। इसी तरह ओरिजिनेटिंग लाइफ, मूल जीवन शक्ति भी समय और परिस्थितियों से ऊपर है। यह अनडिफरेंशिएटेड है, अभी विभाजित नहीं, पर इसमें अनगिनत विभाजन और रूप लेने की क्षमता है। हमारे जीवन का असली विस्तार तभी होगा जब हम इसे सच में समझेंगे। हम टियामैट, अंधकार का प्रतीक की तरह हैं, और हमें स्पिरिट ऑफ लाइट, प्रकाश की आत्मा के साथ समझदारी और प्रेमपूर्ण एकता में आना होगा, तभी अनंत संभावनाएं खुलेंगी। यही है ओमने विवम एक्स विवो, सारा जीवन पहले से मौजूद जीवन से आता है, का असली अर्थ। सृष्टि की शुरुआत और साउंड। हमारा शरीर और सारा भौतिक ब्रह्मांड यूनिवर्सल सब्सटेंस, सार्वभौमिक मूल पदार्थ से बना है। पहला बदलाव, डिफरेंशिएशन, तभी शुरू होता है जब कोई इनिशियल इंपल्स, प्रारंभिक प्रेरणा, उसे कंपन में लाती है, जैसे विज्ञान में ईथर में कंपन शुरू होते हैं। यह पहली प्रेरणा किसी ऐसी लिविंग पावर, जीवित शक्ति से आती है जो अनंत है और समय परिस्थिति से स्वतंत्र है। सारी पुरानी सभ्यताएं मानती थीं कि यह प्रारंभिक प्रेरणा ध्वनि, साउंड से आती है। विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि कंपन पैदा कर सकती है, और कंपन का रूप ध्वनि की गुणवत्ता से मेल खाता है। इसे सिंक्रोनस वाइब्रेशन कहते हैं। इंटेलिजेंट सिलेक्शन, बुद्धिमान चयन। लेकिन यह भी सच है कि ब्रह्मांड की गतिविधि हर जगह नहीं होती, बल्कि कुछ खास क्षेत्रों में होती है। सौरमंडल एक दूसरे से टकराते नहीं, यानी ध्वनि, साउंड को इंटेलिजेंट सिलेक्शन, सही जगह और समय का चयन द्वारा निर्देशित किया जाता है। जब ध्वनि को उद्देश्य के साथ निर्देशित किया जाता है तो वह वर्ड, शब्द बन जाती है। संस्कृत में इसे वाच, आवाज कहते हैं, जिससे लैटिन का वोक्स निकला है। फिलो और अलेक्जेंड्रियन नियोप्लेटोनिस्ट्स इसे लोगोस कहते हैं। बाइबल, सेंट जॉन्स गॉस्पेल में भी सृष्टि को द वर्ड से जोड़ा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान कहता है कि सौरमंडलों की शुरुआत नेब्यूला, गैसीय बादल के घूमने से होती है, जैसे अभी एंड्रोमेडा का महान नेबुला है। यह प्रक्रिया अरबों साल लेती है, लेकिन जैसे ही यह घूमना शुरू होता है, गणितीय नियम, मैथमेटिकल लॉ लागू हो जाता है। स्पिरिट, आध्यात्मिक शक्ति, इस नियम के खिलाफ नहीं जाती, बल्कि उसी के जरिए काम करती है। चयन, सिलेक्शन का मतलब है स्पिरिट खुद तय करती है कि किस जगह और किस समय नया सौरमंडल बने। तारों के प्रकाश के विश्लेषण से पता चलता है कि वे अलग अलग उम्र के हैं, यानी अलग समय पर बने। वर्ड की शक्ति। पुरानी शिक्षाएं कहती हैं, वर्ड वह शक्ति है जो अविभाजित से विभाजित में, अदृश्य से दृश्य में, और हर जगह से किसी खास जगह में बदलाव लाती है। हिंदू धर्म में इसे मानवंतरा, संसार चक्र कहते हैं। बाइबल कहती है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, शुरुआत में शब्द था।
वर्ड लैटिन वर्बम से जुड़ा है, जिसका अर्थ है शब्द और क्रिया दोनों। क्रिया टू बी होना एक वर्ब सब्सटेंटिव है, यानी यह किसी और पर प्रभाव नहीं डालती बल्कि सिर्फ होने की स्थिति बताती है। स्पिरिट अपनी अनंत स्थिति में प्योर बीइंगनेस, शुद्ध अस्तित्व है, जैसा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, आई एम। लेकिन जब सृष्टि होती है तो यह शुद्ध अस्तित्व वर्ब एक्टिव सक्रिय क्रिया बन जाता है और यह वही करता है जो उसका स्वभाव है। इसीलिए डिवाइन वर्ब ईश्वरीय क्रिया को सन ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी वर्ड वर्ब और सन ऑफ गॉड तीनों एक ही शक्ति हैं। मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म। यूनिवर्सल सब्सटेंस में कंपन तभी शुरू होते हैं जब वर्ड स्पिरिट की शक्ति को किसी खास जगह पर केंद्रित करता है। मैक्रोकॉज़म बड़ा ब्रह्मांड में यह नियम लागू होता है और माइक्रोकॉज़म छोटा ब्रह्मांड इंसान में भी यही सिद्धांत काम करता है। वर्ड स्पिरिट से अलग नहीं है, स्पिरिट ही खुद अपना वर्ड है, क्योंकि स्पिरिट से पहले कुछ हो ही नहीं सकता। लेखक उदाहरण देता है, अगर मैं न्यूयॉर्क जाने का सोचूं तो पहला कदम मेरे विचार का है। शारीरिक रूप से पहुंचने में समय लगेगा, पर विचार के स्तर पर मैं वहां पहले से हूं। लेखक ने भी बताया कि वह लंदन में होते हुए भी एडिनबर्ग और लेनर कोस्ट एब्बे में देखे गए थे, यह भी इसी सिद्धांत का हिस्सा है। निष्कर्ष, तर्क और अनुभव दोनों से हम देखते हैं, स्पिरिट का वर्ड थॉट या डिजायर ही उसकी गतिविधि को किसी निश्चित स्थान पर स्थानीयकरण लोकलाइज करता है। यही एक मुख्य सिद्धांत है जिसे विद्यार्थी को याद रखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग हर स्तर पर होता है, ब्रह्मांडीय स्तर पर भी और व्यक्तिगत जीवन में भी। लेखक कहता है कि यह सिद्धांत वॉल्यूशन क्रिएट्स सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, इच्छा से आत्मिक गतिविधि के केंद्र बनते हैं, केवल व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि लोगों के समूह और पूरे राष्ट्रों के लिए भी लागू होता है। यही लॉ, नियम और पर्सनालिटी व्यक्तित्व के रिश्ते की कुंजी है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर यही सच है तो वह खास वर्ड शब्द कौन सा है जिसे बोलना चाहिए। इतिहास में इसे कई नाम दिए गए हैं, लॉस्ट वर्ड, वर्ड ऑफ पावर, सीक्रेट नेम ऑफ गॉड वगैरह। मध्ययुगीन यहूदी कथा के अनुसार यह हिडन नेम मंदिर के अंदर गुप्त जगह पर लिखा हुआ था, लेकिन उसकी रखवाली दो शेर करते थे जो इतना जोर से दहाड़ते कि घुसपैठिए की याददाश्त से नाम मिट जाता। कहानी कहती है, यीशु ने चालाकी से यह नाम लिया, अपनी जांघ में चीरा लगाकर छुपाया और बाहर आकर इसे निकाल लिया, इसी वजह से वह चमत्कार कर सके। सच में यीशु के पास यह शक्ति थी, लेकिन इस तरह नहीं। उन्होंने अपने उपदेशों में यह बात बार बार बताई, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हें मिलेगा। जो पर्वत से कहे समुद्र में गिर जा और अपने दिल में संदेह न करे बल्कि विश्वास करे कि जो वह कहता है वह होगा, तो वह होगा। पुराने नियम में भी लिखा है कि शब्द तुम्हारे पास है, तुम्हारे दिल और मुंह में। ड्यूट 30:14। समस्या यह है कि हम मानते नहीं कि इतनी सीधी सी बात ही असली वर्ड ऑफ पावर हो सकती है। मिस्रवासी इस विचार को हमसे ज्यादा समझते थे। उनके अनुसार किसी चीज का नाम उसी का विचार या आत्मा है और उसका ज्ञान उस पर शक्ति देता है। प्लेटो के आर्केटाइपल आइडियाज की तरह यह मान्यता थी कि हर बाहरी रूप फेनोमेनन के पीछे कोई अंदरूनी मूल सिद्धांत नोमेनन होता है जो उसे वैसा बनाता है जैसा वह है। शब्द नेम नाम शायद इसी ग्रीक शब्द नोमेनन से आया है। थॉट पावर विचार शक्ति इसी अंदरूनी मूल के स्तर पर काम करती है। मतलब ताकत किसी खास शब्द में नहीं बल्कि उस सिद्धांत और विश्वास में है जो हम उसके पीछे रखते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मंत्रक या एयूएम जपे तो असली असर हमारे विश्वास से आता है, न कि ध्वनि से। लेखक एक मजेदार उदाहरण देता है, कुछ लोग उनसे मिले
जिन्हें लगता था कि वे मलिशस मैग्नेटिज्म दुर्भावनापूर्ण चुंबकीय प्रभाव के शिकार हैं। उन्होंने उपाय बताया, दिमाग में उसे सामने देखो और आत्मविश्वास से कहो कॉकाडूडल डू, मुर्गे की बांग। सब मामलों में यह सफल रहा, क्योंकि यह मानसिक रूप से उस डर का मजाक उड़ाना और अस्वीकार करना है, और इससे नकारात्मक सुझाव असर नहीं कर पाता। शब्द में शक्ति उसके इरादे और विश्वास से आती है। भौतिक स्तर पर ध्वनि कंपन से असर करती है, लेकिन विचारों के स्तर पर असर नॉमिनन के माध्यम से होता है। वहां इरादा और विश्वास ही मुख्य हैं। यही थॉट की पावर का रहस्य है। हम छोटे पैमाने पर वही शक्ति दोहराते हैं जिससे दुनिया बनी है। यह पर्सनालिटी प्लस लॉ का संयोजन है। अकेला लॉ कुछ नहीं करेगा, लेकिन पर्सनालिटी उसे दिशा देती है। अब सवाल, अगर लॉ नियम अटल है तो क्या वर्ड शब्द उसकी सीमा से बाहर जा सकता है? उत्तर, हर रचना अपने साथ अपनी गणित लेकर आती है। आप कोई भी विचार बोते हैं तो उसका असर उसी किस्म का होगा जैसा उसका स्रोत है। सकारात्मक विचार से सामंजस्यपूर्ण परिणाम और नकारात्मक विचार से विघटनकारी परिणाम आते हैं। तो क्यों ईश्वर ने हमें नकारात्मक सोचने से अक्षम नहीं बनाया? क्योंकि यह असंभव है। जैसे ईश्वर 2+2 को 4 से अलग नहीं कर सकते। अगर हमसे नकारात्मक सोचने की आजादी छीन ली जाती तो हम पर्सन नहीं, केवल वस्तु रह जाते। मनुष्य का नाम मैन संस्कृत मूल एमएन मापन से आता है, यानी मापने वाला, जो चुन सकता है। हमारा काम है लॉ को समझकर नई परिस्थितियां बनाकर उसे स्पेशलाइज करना। लॉ खुद नहीं बदलती, लेकिन हम अपनी इच्छा और समझ से उसे किसी खास दिशा में लगा सकते हैं। इसीलिए हमें सही या गलत चुनने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन नतीजे हमें भुगतने होंगे। विल, इच्छा शक्ति का सही काम है हमारी सोच को लॉ के साथ संरेखित रखना। विल खुद सृजन नहीं करती, कॉन्सेप्शन, विचारग्रहण, कल्पना ही रचनात्मक है। विल उस विचार को पकड़े रखती है और वह विचार लॉ को उसी दिशा में काम करने पर मजबूर करता है, चाहे वह दिशा सही हो या गलत। गलत दिशा में विल का उपयोग ही ब्लैक मैजिक है, यानी केवल अपनी स्वार्थी इच्छा शक्ति से चीजें मनवाने की कोशिश। यह तरीका आखिर में असफल होता है, क्योंकि यह उसी शक्ति के खिलाफ काम करता है जिसे इस्तेमाल करना चाहता है। अगर हम लॉ के साथ काम करें तो हमारा वर्ड, विचार या अवधारणा वर्ड ऑफ पावर बन सकता है। शुरू में असर छोटा हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर संदेह भी होते हैं, और हर संदेह एक नकारात्मक शब्द की तरह हमारे सकारात्मक शब्द के खिलाफ लड़ता है। लेकिन अभ्यास और अनुभव से हमारी रचनात्मक शक्ति बढ़ती जाएगी।